हेलो, हाय, वेलकम, नमस्ते। मेरा नाम ऋतिक और आज हम फिर से बात करेंगे एक और इंटरेस्टिंग कंसेप्ट के बारे में। तो ये वीडियो सेमेस्टर 3 के उन बच्चों के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट होने वाली है जो इग्नू में पढ़ रहे हैं। तो चलो शुरू करते हैं आज की वीडियो को। और ये हमारी इस चैनल की पहली वीडियो होने वाली है। तो यस, वैसे तो मैं ये सीरीज जो है वो ऑलरेडी कॉलेज अड्डा पे पढ़ा चुका हूँ, लेकिन वो थी सोल के बच्चों के लिए। अब जो हम पढ़ रहे हैं वो पढ़ रहे हैं इग्नू के बच्चों के लिए, जिनके पास सब्जेक्ट है BECC 105। ये सब्जेक्ट कोड है, ठीक है। और सब्जेक्ट का नाम क्या है? इंटरमीडिएट माइक्रो इकोनॉमिक्स फर्स्ट, जिसकी बात हम करने वाले हैं इस वीडियो में, ठीक है। तो उससे पहले कुछ इंपॉर्टेंट बातें कर लेता हूं, क्योंकि चैनल की पहली वीडियो है। तो भाई प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना और उन बच्चों में शेयर भी कर देना जिन बच्चों के पास ये वाला सब्जेक्ट हो, या फिर जो इग्नू में पढ़ रहे हैं और उनके पास सेम ही सब्जेक्ट है। और आने वाले वीडियोस में मैं और भी सब्जेक्ट्स को कवर करवाने वाला हूं, सिर्फ इग्नू के बच्चों के लिए। वैसे ये चैनल बनाने के दो मेन रीजंस थे। पहला क्या कि थोड़ा सा काम करना था इग्नू के बच्चों के लिए भी, क्योंकि डीओ के लिए तो बहुत सारी वीडियोस मैं ऑलरेडी बना चुका हूं, सोल के लिए भी वीडियोस बना चुका हूं, ठीक है। अब हमें बात करनी थी इग्नू के स्टूडेंट्स के लिए, तो उसके लिए मैं सीरीज लेके आया। उसके अलावा मेरे को अपनी कुछ सीरीज को एडवांस वे से भी पढ़ाना था, यानी कि उसे अपडेट भी करना था। ऐसा नहीं है कि सिर्फ वीडियो इग्नू वालों के लिए इंपॉर्टेंट है, ये वीडियो डीयू और सोल के लिए भी इंपॉर्टेंट है, लेकिन कुछ टॉपिक्स डिफरेंट है। तो आप टॉपिक वाइज जो है ना वो चीजों को देख सकते हो। अगर जैसे ये टॉपिक तो दोनों में ही है, सोल के बच्चों के लिए भी है, इग्नू के बच्चों के लिए भी। और मोस्टली जो इस सीरीज के जो भी टॉपिक्स है ना दोनों ही के लिए है, सोल के लिए भी और इग्नू के लिए भी। बट मेनली अब मैं फोकस कर रहा हूँ इग्नू के स्टडी मटेरियल के अकॉर्डिंग। तो इसलिए इग्नू वालों के लिए बच्चे, जो इग्नू वाले जो बच्चे हैं, ठीक है, उनके लिए तो ये वीडियो हाईली इंपॉर्टेंट होने वाली है, ठीक है। तो भाई अभी तो फिलहाल मैं वीडियो दोनों चैनल पे डालूंगा, कॉलेज अड्डा पे भी डालूंगा और इग्नू अड्डा जो मेरा नया चैनल है उस पर भी डालूंगा। तो प्लीज जाके उस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना और उन बच्चों में शेयर भी कर देना सेम वीडियो को जिनका इग्नू में एग्जाम होने वाला है सेम सब्जेक्ट का, ठीक है। तो चलो अब देखते हैं क्या पढ़ना है हमें इस सीरीज के अंदर और क्या है हमारा लेसन नंबर 1। और एक और इंपॉर्टेंट बात, इस कंप्लीट सीरीज के नोट्स भी ऑलरेडी प्रिपेयर हो चुके हैं। जिन बच्चों को नोट्स परचेज करने हैं वो इस नंबर पे जाए 9667836336 पे व्हाट्सएप करके नोट्स भी ले सकते हैं। अब थोड़ा सा एडवांस तरीके से काम किया जाएगा वीडियोस के ऊपर भी और नोट्स के ऊपर भी। और कोई भी अगर डाउट रह जाए ना, कोई भी क्वेरी हो, कोई भी दिक्कत रहे, तो कमेंट बॉक्स खुले हुए हैं, आप कमेंट कर देना। मैं उस क्वेरी को सोल्व करने की आने वाली वीडियोस में पूरी कोशिश करूंगा, ठीक है। अब चालू करते हैं, बातें बहुत कर ली, अब शुरू करते हैं कंसेप्ट। तो ब्लॉक 1 है, ठीक है। बस सब्जेक्ट को ध्यान रखना, BECC 105। तो ब्लॉक 1 है कंज्यूमर थ्योरी के बारे में, और इसमें हम बात करने वाले हैं आज यूनिट 1 यानी कि प्रेफरेंसेस एंड यूटिलिटी के बारे में। तो सब्जेक्ट का नाम क्या है? जैसे कि इंटरमीडिएट माइक्रो इकोनॉमिक्स फर्स्ट। तो पहले समझते हैं इकोनॉमिक्स क्यों बनाई गई थी, क्यों पढ़ना पड़ रहा है हमें इकोनॉमिक्स को, क्या जरूरत पड़ी इकोनॉमिक्स की। जो लोग इकोनॉमिक्स को इतना ज़्यादा डीप में स्टडी करते हैं, या फिर हम इसे जनरल लेवल पे भी या फिर जनरल लाइफ में भी यूज़ करते हैं। तो भाई समझते हैं पहले तो इस चीज़ को कि इकोनॉमिक्स बनाई क्यों गई थी। हम सब जानते हैं कि हमारे पास रिसोर्सेज क्या है, लिमिटेड है ना। रिसोर्सेज तो भाई चाहे कोई कंज्यूमर हो, चाहे कोई प्रोड्यूसर हो, कोई भी पर्सन है इस दुनिया का, चाहे वो जानवर ही क्यों ना हो, सबके लिए रिसोर्सेज क्या है, लिमिटेड ही है। लेकिन क्या रिसोर्सेज के साथ क्या हमारी जो बॉन्ड्स है, फिर जो हमारी डिजायर्स हैं, वो भी क्या लिमिटेड ही है? नहीं, वो कैसी हैं? अनलिमिटेड, है ना। क्योंकि हमारी इच्छाएं कभी खत्म नहीं होती, और जनरली हमारी जिंदगी में हर एक परेशानी का जड़ क्या है? हमारी इच्छाएं। क्योंकि हम हमेशा कुछ ना कुछ नया सोचते रहते हैं, कुछ ना कुछ नया अचीव करने की कोशिश करते रहते हैं। अगर कोई साइकिल पे है तो वो बाइक को अचीव करना चाहता है, कोई बाइक पे है तो वो गाड़ी को अचीव करना चाहता है, कोई किसी का ऑलरेडी गाड़ी है तो उसे बड़ी गाड़ी चाहिए, ठीक है, फिर कोई लग्जरी लाइफस्टाइल चाहिए। तो हम हमेशा जो है ना डिजायर्स के पीछे भागते रहते हैं। यानी कि मीन्स और रिसोर्सेज लिमिटेड है हम सबके पास, लेकिन डिजायर्स क्या है? अनलिमिटेड है। और सिर्फ अनलिमिटेड नहीं है, डिजायर्स का एक और इम्पॉर्टेंट फीचर होता है जो डिजायर को, यानी कि हमारी इच्छाओं को और ज्यादा इंपॉर्टेंट बना देता है। वो क्या कि डिजायर्स जो है ना वो क्या है? रिकरिंग इन नेचर है। मतलब एक खत्म होती है दूसरी आती है, दूसरी खत्म हुई तीसरी आती है, तीसरी खत्म हुई चौथी आती है। इस तरीके से डिजायर्स जो है ना वो नई नई डेवलप होती रहती है। इसी की वजह से इकोनॉमिक्स का जन्म हुआ था। क्यों? क्योंकि हमारे आसपास क्या है? स्कैरसिटी है। स्कैरसिटी का मतलब हमारे पास, हम क्या करते हैं? डिमांड ज़्यादा करते हैं बट सप्लाई क्या है? कम है। यानी कि रिसोर्सेज लिमिटेड है, ठीक है, लेकिन हमारी वांट्स, हमारी डिजायर्स क्या है? अनलिमिटेड है। और हमें जो है ना उस लिमिटेड रिसोर्स में अपने सेटिस्फैक्शन को मैक्सिमम करना होता है, अपनी ज़्यादातर डिज़ायर्स को फुलफिल करना होता है। इसलिए इकोनॉमिक्स मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट बन जाता है। जनरली लोग इसे ये भी बोल देते हैं कि क्या है? साइंस है मनी का, साइंस ऑफ मनी,
है ना। यहाँ पे हम ये क्योंकि आज के टाइम पे सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट रिसोर्स कौन सा है? मनी, क्योंकि मनी के दम पे हम बाकी सारे रिसोर्सेज जो है वो बाय कर सकते हैं, इसलिए मनी की अपने आप में एक इंपॉर्टेंस है। तो इसलिए हम क्या बोलते हैं इसे कि हम मनी को किस तरीके से खर्च करें डिफरेंट गुड्स और डिफरेंट सर्विसेज में, कि एक प्रोड्यूसर मैक्सिमम प्रॉफिट जनरेट कर सकता है और एक कंज्यूमर अपने सेटिस्फेक्शन को मैक्सिमम करना चाहता है। तो इसीलिए हम पढ़ते हैं इकोनॉमिक्स। तो पहले आपको समझ में आया होगा कि इकोनॉमिक्स क्यों पढ़ी जाती है, क्यों जरूरत पड़ी इकोनॉमिक्स की, है ना। इसी की वजह से जो है ना इकोनॉमिक्स पढ़ाई जाती है। अब इकोनॉमिक्स आप सबने पढ़ा है 11th-12th लेवल पे कि दो हिस्सों में बढ़ गई थी, एक माइक्रो लेवल और एक मैक्रो लेवल। माइक्रो यानी कि स्मॉल, जहां पे हम बात करते हैं स्मॉल स्मॉल चीज़ों की, यानी कि एक सिंगल कंज्यूमर के बारे में, एक सिंगल प्रोड्यूसर के बारे में, एक सिंगल मार्केट के बारे में। लेकिन जब हम बात करते हैं मैक्रो इकोनॉमिक्स की तो हम इकोनॉमिक्स पढ़ते हैं बड़े लेवल पे, ब्रॉड लेवल पे, है ना। यानी कि दुनिया के सारे कंज्यूमर, सॉरी जैसे मान लो इंडिया की बात करें तो इंडिया के सारे कंज्यूमर, इंडिया के सारे प्रोड्यूसर, इंडिया की सारी मार्केट्स। तो इसी को यहाँ पे क्या बोलते हैं, मैक्रो इकोनॉमिक्स और माइक्रो इकोनॉमिक्स में डिफरेंस बोलते हैं। तो अब तक तो मैंने आपको चैप्टर का नाम थोड़ा सा अच्छे से एक्सप्लेन किया है कि इंटरमीडिएट माइक्रो इकोनॉमिक्स होता क्या है, यानी कि माइक्रो इकोनॉमिक्स होता क्या है, ठीक है। अब चालू करते हैं इस चैप्टर को। अब चैप्टर हमारे पास क्या था, हम बात करें कंज्यूमर थ्योरी के बारे में और यूनिट नंबर 1 क्या है, प्रेफरेंसेस और यूटिलिटी के बारे में। तो पहले थोड़ा सा चैप्टर नंबर 1 या फिर ब्लॉक नंबर 1 को समझते हैं, कंज्यूमर थ्योरी क्या होती है। तो मैं किसके बारे में बात करें, कंज्यूमर के बारे में। हम इस दुनिया में सबके सब जितने भी लोग हैं ना, सारे के सारे कंज्यूमर्स हैं। कोई ऐसा बोलेगा कि मैं कुछ भी कंज्यूम नहीं करता, नहीं, हम सारे कंज्यूमर्स हैं। हम सारे प्रोड्यूसर भले ही ना हो पर कंज्यूमर हम सारे के सारे हैं। हम अपनी डेली लाइफ में बहुत से गुड्स को और बहुत सी सर्विसेज को यूज़ करते हैं। फॉर एग्जांपल मैं मार्कर यूज़ कर रहा हूँ, कैमरा यूज़ कर रहा हूँ, ट्राईपॉड यूज़ कर रहा हूँ, बोर्ड यूज़ कर रहा हूँ, ठीक है। तो मल्टीपल चीज़ें हम अपनी लाइफ में क्या करते हैं, यूज़ करते हैं। तो हमने सिर्फ कुछ एग्जाम्पल्स दिए हैं जो मैं बिल्कुल अभी तुरंत यूज़ कर रहा हूँ, है ना। हम अपनी लाइफ में ऐसी सी बहुत सी चीज़ें यूज़ करते हैं, इसलिए हम सारे क्या हैं, कंज्यूमर्स हैं। अब बात करते हैं कंज्यूमर थ्योरी की। तो कंज्यूमर हमेशा ऐसे गुड्स और ऐसी सर्विसेज पाना चाहता है या फिर उसे ऐसी सर्विसेज चाहिए, ऐसे गुड्स चाहिए जो उसके सेटिस्फेक्शन लेवल को मैक्सिमम कर पाए, है ना। क्या आप सब कुछ ऐसे गुड्स कंज्यूम करोगे जिससे आपको वैल्यू ना मिले? आप बोलोगे बिल्कुल नहीं भैया, हम पागल थोड़ी ना है, हम तो समझदार कंज्यूमर हैं। हम ऐसे गुड्स क्यों कंज्यूम करेंगे जिससे हमें कुछ मिल ही नहीं रहा? हम ऐसी सर्विस क्यों कंज्यूम करेंगे जिससे हमें कुछ नहीं मिल रहा? हम तो ऐसी वीडियोस भी नहीं देखते जो हमारे काम की नहीं है। हम ऐसी रील भी स्क्रॉल नहीं करते जो हमारे काम की नहीं है। जैसे ही लगा ये रील बकवास है, हम हटा देते हैं कि इस रील पे भाषण आ रहा है, इसकी बिल्कुल नहीं सुननी, हमें मजे लेने वाली रील देखनी है ना, तो हम अगले रील पे चले जाते हैं। तो ये होता है कंज्यूमर का सेटिस्फेक्शन, यानी कि हम हमेशा अपने सेटिस्फेक्शन को मैक्सिमम करने की कोशिश करते रहते हैं अपने लिमिटेड रिसोर्सेज में, लिमिटेड इनकम के अंदर, है ना। तो ये तो गई कंज्यूमर की बात। अब बात करते हैं कंज्यूमर की प्रेफरेंस की और यूटिलिटी की। तो पहले समझते हैं कंज्यूमर की प्रेफरेंस को। प्रेफरेंस का सिंपल सा मतलब क्या है कि हम सब जानते हैं, जैसे मैंने भी बताया कि हमारे रिसोर्सेज कैसे हैं, लिमिटेड रिसोर्सेज है, और उस लिमिटेड रिसोर्स में क्या अचीव करना है, मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन। तो क्या मैं हर एक तरह के गुड्स कंज्यूम कर सकता हूँ क्या? बिल्कुल नहीं। अगर मान लो मेरी जेब में 50 रुपए हैं और मेरे को छोले भटूरे खाने का मन कर रहा है, बिल्कुल अभी ठंड के मौसम में, बारिश का मौसम हो रखा है, दिल्ली में बाहर निकला और मेरा मन कर रहा है कि भाई छोले भटूरे बन रहे हैं बिल्कुल गर्मा गर्म, आज तो ऐसा मज़ा ही आ जाएगा, ठीक है। फिर मैंने देखा कि अरे यार बगल में ना चाउमीन और फास्ट फूड बिक रही है ना, इसे भी खा लेता हूँ। लेकिन दिक्कत क्या है, जेब में से 50 रुपये हैं, छोले भटूरे खाने जाऊँगा वही 50 रुपये पर प्लेट है, और चाउमीन वगैरह खाऊंगा तो वहाँ पे कुछ पैसा खर्च हो जाएगा, तो क्या पता मैं छोले भटूरे कंज्यूम नहीं कर पाऊँ बाकी बचे हुए पैसों में। तो यानी कि लिमिटेड रिसोर्सेज में एक कंज्यूमर को अपनी प्रेफरेंस सेट करनी होती है कि मुझे अपने पैसे को किन किन गुड्स में यूज़ करना है, किन किन सर्विसेज में यूज़ करना है कि मैं अपने सेटिस्फेक्शन को मैक्सिमम कर पाऊँ, क्योंकि मैं सारे गुड्स और सारी सर्विसेज तो कंज्यूम कर ही नहीं सकता। और ये सिर्फ एक सिंगल कंज्यूमर की बात नहीं है, इस दुनिया में जितने भी कंज्यूमर्स हैं, चाहे प्रोड्यूसर ही क्यों ना हो, उन सबके पास लिमिटेड रिसोर्सेज हैं। आज अगर अंबानी जी भी चाहे ना तो वो भी जो मर्जी चाहे वो अचीव नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि रिसोर्सेज लिमिटेड है। आज अगर अंबानी जी का मन करे कि भाई मैं इंडिया को खरीदना चाहता हूँ तो मुझे इंडिया भेज दिया जाए, क्या पॉसिबल है? नहीं। मतलब इस दुनिया में, इस अर्थ पे एक भी सिंगल पर्सन ऐसा नहीं है जिसकी सारी डिजायर्स फुलफिल की जा सकती हों, क्योंकि रिसोर्सेज ही लिमिटेड है। सबकी डिजायर्स फुलफिल क्या कैसे हो जाएंगी? क्योंकि डिजायर्स अगर एक फुलफिल हुई दूसरी आ जाएगी, दूसरी हुई तीसरी आ जाएगी, तो इस तरीके से जो है चलता रहता है सिलसिला।
है ना। तो कंज्यूमर अपनी प्रेफरेंस रखता है कि भाई मैं ये वाला गुड कंज्यूम करूं या ये वाला गुड कंज्यूम करूं, और जोन सा उससे ज़्यादा सेटिस्फेक्शन देता है वो उसको कंज्यूम करना पसंद करता है। यानी कि चॉइस का फर्क है, सबकी अपनी अपनी अलग अलग चॉइस होती है अपने सेटिस्फेक्शन को मैक्सिमम करने के लिए। हो सकता है कि किसी की जेब में सेम 20 रुपये का नोट हो तो वो जाके जूस पिएगा, हो ये भी सकता है किसी की जेब में सेम 20 रुपये का नोट हो लेकिन उसे पौवा पीना पसंद आएगा कि अरे यार आज तो 2 पैक लगाता हूँ, दिन भर बहुत मेहनत करी, अब सोना आराम से, है ना। लेकिन वो सेहत के लिए बिल्कुल अच्छा नहीं होता। और कुछ लोग ऐसी सोच रखते हैं रीजनेबल कि भाई समझदार होते हैं, बोलते हैं अरे यार इससे तो कुछ मिलेगा ही नहीं, और उल्टा सेहत और खराब हो जाएगी मेरी, ठीक है। और क्या पता मैं रास्ते में अगर झूमता फिरता कहीं गिर गया फिर नाली वाली में पड़ा हुआ मिलूंगा घर वालों को, तो इससे बढ़िया क्या है कि हम फ्रूट जूस वगैरह पी लेते हैं, है ना। तो वो चीज़ें, तो भाई चॉइस का फ़र्क है और सबकी चॉइस, सबका सेटिस्फेक्शन भी अलग अलग लेवल का होता है। किसी को अच्छी चीज़ों से सेटिस्फेक्शन मिलता है, किसी को बुरी चीज़ों से सेटिस्फेक्शन मिलता है ना। तो वो सबका क्या होता है, डिफरेंट होता है। तो ये तो मैंने आपके सामने बात करी किस किस चीज़ के बारे में, एक तो प्रेफरेंस के बारे में बात कर ली। अब थोड़ी सी बात कर लेते हैं हम यूटिलिटी के बारे में। तो चलो समझते हैं इस वर्ड यूटिलिटी को। तो यूटिलिटी का अगर मैं हिंदी मतलब बताऊं, इसको बोलते हैं उपयोगिता। इसका मतलब क्या है कि हम किसी भी गुड्स को किस तरीके से उपयोग कर पा रहे हैं, आप ये समझ सकते हो। यानी कि हम सिर्फ उन गुड्स को, सिर्फ उन सर्विस को यूज़ करेंगे जो हमें वैल्यू प्रोवाइड करेंगी। और जरूरी नहीं कि जो गुड्स मेरे लिए वैल्यूएबल हो वो सबके लिए वैल्यूएबल हो। फॉर एग्जांपल मेरे लिए ट्राइपॉड इंपॉर्टेंट है, क्यों? क्योंकि अगर ट्राइपॉड में कभी कोई दिक्कत है ना तो मेरा दिमाग खराब हो जाता है। क्योंकि तो पहली बात, जहाँ मैं रहता हूँ वहाँ पे इजीली ट्राइपॉड अवेलेबल नहीं है अवेलेबल, लो क्वालिटी के अवेलेबल है, तो मुझे बाहर से लेके आना पड़ेगा। लेकिन हो सकता है यही सेम गुड जो कंटेंट क्रिएटर्स नहीं है, जिन्हें कंटेंट क्रिएशन करना बिल्कुल पसंद नहीं है, जिन्हें कैमरे के सामने आना पसंद नहीं है, तो उनके लिए हो सकता है कि ये गुड बिल्कुल भी वैल्यूएबल ना हो। लेकिन हम जनरली अपना पैसा उन्हीं गुड्स, उन्हीं सर्विस पर लगाते हैं जो हमारे लिए, जो हमें सेटिस्फेक्शन प्रोवाइड करता है, और उसी सेटिस्फेक्शन को हम नापते हैं यूटिलिटी में। उसी को हम क्या बोलते हैं, उस गुड से मिलने वाली यूटिलिटी, यानी कि सेटिस्फेक्शन, है ना। नापने का तरीका हो गया एक तरह से ये कि सेटिस्फेक्शन कितना मिल रहा है। तो ये तो हो गई चैप्टर के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट बातें। चैप्टर का नाम मैंने आपको समझा दिया है, ठीक है। अब समझते हैं लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स को। तो लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स फटाफट समझते हैं, ठीक है, कि कौन कौन सी चीज़ें जो है हमें इस कंप्लीट चैप्टर में पढ़ने का मौका मिलेगा, जिसमें से आज मैं सिर्फ इस वीडियो में सिर्फ पहले टॉपिक के बारे में बात करूंगा, कंज्यूमर की प्रेफरेंसेस के बारे में। तो लर्निंग ऑब्जेक्टिव समझते हैं। पहला पॉइंट क्या आया, जस्टिफाई व्हाई अ कंज्यूमर प्रेफर्स अ पर्टिकुलर बंडल ओवर देयर अवेलेबल बंडल। मतलब जब इतने सारे गुड्स अवेलेबल हैं, इतनी सारी सर्विस अवेलेबल हैं, एक कंज्यूमर उनमें से अपने लिए सबसे पसंद का गुड्स किस तरीके चूज करता है और क्यों प्रेफर करता है। मैंने बोला ना, चॉइसेस का फर्क है। किसी को कोई चीज़ पसंद होती है, किसी को कोई और चीज़ पसंद आती है, तो वो डिपेंड करता है उसकी पसंद क्या है, उसको किस चीज़ से सेटिस्फेक्शन मिल रहा है और कहाँ पे उसका सेटिस्फेक्शन मैक्सिमम हो रहा है ना। जैसे कई लोगों को भाई वही सेम बात है, 10 रुपये पड़े हैं, तो कुछ लोग ऐसे भी होंगे, ठीक है, जो उससे कुछ बढ़िया चीज़ कंज्यूम करेंगे। कुछ ऐसे भी होंगे, अरे आओ बोलो जुबा केसरी, आज तो भाई बिल्कुल पूरी दीवार पेंट करनी है हमें, अपने गली की, अपने मोहल्ले की, ऐसी हरकतें करेंगे। तो वो भाई बोलता हूँ, सेटिस्फेक्शन का फ़र्क है कि लोगों को सेटिस्फेक्शन किस चीज़ से मिल रहा है। दूसरा पॉइंट हमारे पास क्या आया यहाँ पे, डिफरेंशिएट बिटवीन वीक एंड स्ट्रिक्ट प्रेफरेंसेस, जिसकी बात मैं करूंगा, ठीक है, वीडियो के आखिरी में, कि वीक और स्ट्रिक्ट प्रेफरेंस क्या होती है, ठीक है। अब तीसरा पॉइंट हमारे पास यहाँ पे क्या आता है, एनालाइज द असम्पशंस रिगार्डिंग वेल बिहेव्ड प्रेफरेंसेस। अब हमें ये समझना होगा कि वेल बिहेव्ड प्रेफरेंसेस के लिए कौन कौन सी असम्पशंस होती हैं, वो हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। ये हमारा तीसरा लर्निंग ऑब्जेक्टिव है। फोर्थ लर्निंग ऑब्जेक्टिव क्या है, डिफाइन मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन। इस बात का मतलब ये है कि एक पर्सन कितने गुड्स को सेक्रीफाइस करना चाहता है, मतलब कितनी यूनिट सेक्रीफाइस करना चाहता है एक गुड की दूसरे गुड को पाने के लिए। क्योंकि हम सबको पता है कि अगर हमें दूसरी चीज अचीव करनी होती है तो हमें कुछ ना कुछ सेक्रीफाइस करना पड़ता है ना। तो वही चीज है, क्योंकि जेब में लिमिटेड पैसा है। अब उस लिमिटेड पैसे में, जैसे मैंने एग्जांपल दिया था ना थोड़ी देर पहले, 50 रुपये पड़े हैं, या तो मैं छोले भटूरे खा लूँ, या फिर फास्ट फूड खा लूँ, या फिर बाकी कुछ वही चाउमीन वगैरह है ना वो सब खा लूँ। तो या फिर ये भी सोचता है कि भाई मेरे को फ्रूट जूस पीना है या फिर छोले भटूरे खाने हैं, ठीक है। तो वो चीज़ उसमें जो है ना, एक कंज्यूमर जो है अगर किसी एक गुड की तरफ जाएगा, उसे दूसरा गुड्स सेक्रीफाइस करना पड़ेगा। तो वही चीज़ यहाँ पे है। इसी को हम क्या बोलते हैं, मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन की, यानी कि वो एक गुड्स की क्वांटिटी बढ़ाने के लिए दूसरे गुड्स की कितनी क्वांटिटी कम कर रहा है। एंड अंडरलाइन द इम्पोर्टेंस ऑफ इट फॉर एनालाइजिंग कंज्यूमर्स बिहेवियर, और कंज्यूमर बिहेवियर समझने के लिए हम इसे कैसे यूज कर सकते हैं।
फिफ्थ पॉइंट, डिफाइन प्रॉपर्टीज ऑफ एन इंडिफरेंस कर्व। हमें आईसी कर्व की प्रॉपर्टीज समझनी पड़ेगी। तो चलो इसी बात पहले समझते हैं, इंडिफरेंस कर्व होता क्या है ना, ये तो समझ रहे। प्रॉपर्टी तो बाद में पढ़ेंगे, पहले तुम्हें पता होना चाहिए ना इंडिफरेंस कर्व होता क्या है। इंडिफरेंस कर्व का सिंपल सा मतलब क्या है कि जहां पे कंज्यूमर जो है वो इनडिफरेंट हो जाए। पता है कंज्यूमर इनडिफरेंट, अरे डिफरेंट वर्ड तो सुना होगा ना, डिफरेंट वर्ड का मतलब क्या होता है, अलग अलग करना। और जब मैं बात करूंगा इनडिफरेंस वर्ड की, यानी कि कंज्यूमर यहाँ पे इनडिफरेंट हो रहा है कि मैं कौन सी गुड्स कंज्यूम करूं, क्योंकि उसे हर जगह सेम लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन मिल रहा है। जैसे मैंने वही एग्जांपल दिया था कि जैसे मान लो मेरे पास 50 रुपये ही है, मैं उसमें छोले भटूरे भी खा सकता हूँ, फ्रूट जूस भी पी सकता हूँ, लेकिन मुझे दोनों से सेटिस्फेक्शन मिल रहा है क्या, बराबर। तो मैं अब कंफ्यूज हो चुका हूँ कि यार क्या करूँ, छोले भटूरे खाऊँ या जाके फ्रूट जूस पी लूँ, या तो कंफ्यूज हो गया ना मैं, क्योंकि सेटिस्फेक्शन क्या मिल रहा है, सेम लेवल का मिल रहा है। हाँ, अगर मुझे छोले भटूरे से सेटिस्फेक्शन ज़्यादा मिल रहा तो मैं वो कंज्यूम कर लेता, फ्रूट जूस को इग्नोर कर देता, है ना। लेकिन ऐसा नहीं है इस केस में, इंडिफरेंस कर्व के केस में। तो उसकी प्रॉपर्टीज हम पढ़ेंगे और बाकी डीप में पढ़ेंगे जब ये टॉपिक आएगा। अभी मैं सिर्फ आपको पढ़ा रहा हूँ कि मैं कौन कौन सी चीजें इस कंप्लीट चैप्टर में पढ़ने का मौका मिलेगा, पढ़ेंगे हम। 6 पॉइंट क्या आता है, एस्टैब्लिश लिंक बिटवीन यूटिलिटी एंड फंक्शन एंड प्रेफरेंस रिलेशन। और भाई अगर किसी को राइटिंग समझ में ना आ रही हो तो भाई प्लीज माफ कर देना, अपनी तरफ से बेस्ट राइटिंग लिखने की कोशिश करी है मैंने, ठीक है। तो उम्मीद है आप लोगों को समझ में भी आ रहा होगा। दूसरी बात, एक और दिक्कतें हैं भाई, वीडियो को 2x से मत देखना, क्योंकि मेरे पढ़ाने की स्पीड ऑलमोस्ट बाकी टीचर्स थोड़ी सी ज़्यादा रहती है। तो प्लीज़ वीडियो को 2x से मत देखना या फिर 1.5x से मत देखना, वरना सब कुछ ऊपर से जाने वाला है। आराम से नॉर्मल स्पीड पे चलते देना। हाँ, जिसको अगर ये स्पीड भी कम लग रही है ना भाई तुम तो बड़ी जीनियस हो, तुम अपनी स्पीड को तेज कर सकते हो, है ना। तो स्टैब्लिश लिंक बिटवीन अ यूटिलिटी फंक्शन एंड प्रेफरेंस रिलेशन। हमें यहाँ पे एक लिंक समझना पड़ेगा कि यूटिलिटी फंक्शन में और प्रेफरेंस रिलेशन में क्या फर्क है, मतलब क्या रिलेशन है, कि कैसे यूटिलिटी के जरिए हम जो है प्रेफरेंस को देख सकते हैं यहाँ पे, ठीक है। इसमें आप ये भी समझ सकते हो कि भाई जनरली एक रैशनल कंज्यूमर, एक समझदार कंज्यूमर ऐसे गुड्स को बाय करना चाहेगा, ऐसे गुड्स को खरीदना चाहेगा, कंज्यूम करना चाहेगा जिससे सेटिस्फेक्शन ज़्यादा मिले, इसलिए वो वैसे गुड्स को ही प्रेफर देगा। तो आप ये कह सकते हो यहाँ पे कि जिसकी यूटिलिटी ज़्यादा उसको हम ज़्यादा प्रेफर देंगे, जिसे यूटिलिटी मिलेगी कम उसे कम प्रेफर देंगे। अगला पॉइंट क्या आता है, कंस्ट्रक्ट एन इंडिफरेंस कर्व फ्रॉम द यूटिलिटी फंक्शन। हमें यूटिलिटी फंक्शन से इंडिफरेंस कर्व बनाना चाहिए, वो हम बात करेंगे जब हम बनाना सीखेंगे। इसके बाद 8th पॉइंट क्या आया, एक्सप्लेन द लिंक बिटवीन द मार्जिनल यूटिलिटीज एंड द मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन। हमें लिंक समझना पड़ेगा कि मार्जिनल यूटिलिटी का मतलब पता है क्या होता है, कि जब भी हम एक प्रोडक्ट की बहुत सारी यूनिट कंज्यूम करते हैं तो अगली यूनिट जब हम कंज्यूम करेंगे तो उससे मिलने वाली सेटिस्फेक्शन को हम बोलते हैं मार्जिनल यूटिलिटी, ठीक है। और हमें यहाँ पे लिंक समझना होगा कि उसका मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन से क्या रिलेशन है। इसके अलावा 9th पॉइंट, फिगर आउट सम एग्जांपल्स ऑफ द यूटिलिटी फंक्शन। हमें कुछ एग्जांपल्स समझने पड़ेंगे यूटिलिटी फंक्शन के अंडरलाइंग इंडिफरेंस कर्व, ठीक है। तो ये तो हो गया लर्निंग ऑब्जेक्टिव। कंज्यूमर की प्रेफरेंस पे बात कर चुका हूँ, फिर भी थोड़ा सा एक बार समझ लेते हैं इसे। तो अ कंज्यूमर मेक्स डिसीजंस अबाउट एलोकेटिंग हिज लिमिटेड इनकम अमंग अवेलेबल गुड्स इन ऑर्डर टू ऑब्टेन मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन और यूटिलिटी। तो ये बात तो मैंने सबसे पहले यही बात करी थी, मैंने कंज्यूमर थ्योरी पढ़ाई थी कि कंज्यूमर हमेशा डिसीजन लेता है कि वो अपने लिमिटेड इनकम को किस प्रकार से एलोकेट करे, यानी कि डिफरेंट गुड्स और डिफरेंट सर्विस में उसे बांटे कि वो अपने सेटिस्फेक्शन को मैक्सिमम कर पाए, अपनी यूटिलिटी को मैक्सिमम कर पाए। फॉर दिस ही और शी चूजेस द बेस्ट कोमोडिटी बंडल। तो वो यहाँ पे कोशिश करते हैं कि हम क्या चूज करेंगे, बेस्ट कोमोडिटी बंडल दैट ही और शी कैन अफोर्ड, जो वो अफोर्ड कर सकते हैं अपनी इनकम के अकॉर्डिंग। तो द अफोर्डेबिलिटी इज डिटरमाइंड बाय द बजट कॉन्स्टेंट। तो अफोर्डेबिलिटी हमेशा बजट से पता लगती है, इनकम से पता लगती है। कॉन्स्टेंट द कंज्यूमर फेसेस विच इन टर्न डिपेंड्स अपॉन हिज और हर इनकम। वो किस पे डिपेंड करती है कि उसकी इनकम यहाँ पे कितनी है, ठीक है। अब आगे देखते हैं, हाँ। तो डिपेंड्स अपॉन हिज और हर इनकम एंड प्राइसेस ऑफ कमोडिटी, और कमोडिटी के प्राइसेस पे। तो वाइल द चॉइस ऑफ बेस्ट बंडल, जो हम बात करें ना चॉइस ऑफ बेस्ट बंडल की, बेस्ट बंडल खरीदना है हमें, तो इज गाइडेड बाय कंज्यूमर्स प्रेफरेंस। इसी को हम बोलते हैं कंज्यूमर की प्रेफरेंस को,
ठीक है, तो कंज्यूमर की प्रेफरेंसेस से अब आगे समझते हैं। तो प्रेफरेंसेस आर सब्जेक्टिव, प्रेफरेंसेस क्या होंगे, सब्जेक्टिव होंगे, सब्जेक्टिव इंडिविजुअल टेस्ट। इसका मतलब क्या है कि प्रेफरेंस सबकी अलग अलग होती है, सबका अपना इंडिविजुअल टेस्ट होता है। दैट अ परमिट ऑफ कंज्यूमर रैंक डिफरेंट बंडल्स ऑफ गुड्स, जिस तरीके से एक कंज्यूमर जो है ना रैंक देता है अलग अलग बंडल्स को ऑफ गुड्स ऑन द बेसिक ऑफ यूटिलिटी दे गिव टू द कंज्यूमर। इस बात को देखते हुए कि उसे कितना सेटिस्फेक्शन मिल रहा है अलग अलग बंडल यूज करने से। हो सकता है जब वो किसी मतलब 3-4 बंडल है, अब किसी से सेटिस्फेक्शन कम मिले, किसी से सेटिस्फेक्शन ज़्यादा मिले, तो इसके अकॉर्डिंग वो रैंक प्रोवाइड करता है और अगली बार वो उन्हीं गुड्स को चूज करता है जो उसके सेटिस्फेक्शन लेवल को ज़्यादा रखते हैं, अच्छा रखते हैं, हाई रखते हैं। इंडिपेंडेंट ऑफ कंज्यूमर्स इनकम, अगर हम कंज्यूमर की इनकम को अभी फिलहाल के लिए छोड़ दें और गुड्स के प्राइस को भूल जाएं, ठीक है, प्रेफरेंसेस एस्टैब्लिश द रिलेशनशिप बिटवीन द बंडल्स ऑफ द कमोडिटीज। तो प्रेफरेंसेस क्या दिखाते हैं, रिलेशनशिप दिखाते हैं द बंडल्स ऑफ कमोडिटीज दैट अ कंज्यूमर फेसेस, ये कौन कौन से बंडल कंज्यूमर के पास होते हैं। और वैसे बात देखा जाए तो कंज्यूमर जो बंडल बनाता है वो बनाता है एक तो उसके गुड्स के प्राइस के अकॉर्डिंग और उसकी इनकम के अकॉर्डिंग, मेरी दो चीज देखने को मिलती है हमें, ठीक है। प्रेफरेंसेस तो देखता ही है, इनकम और गुड के प्राइस भी देखता है, क्योंकि दोनों चीजें कहीं ना कहीं उसके बंडल को अफेक्ट करेंगे। अगर इनकम ज्यादा है तो वो ज्यादा गुड्स कंज्यूम कर सकता है, ठीक है, लेकिन उसे प्राइस का ध्यान रखना पड़ेगा कि प्राइस उन गुड्स के कैसे हैं, यानी कि दोनों चीजें कहीं ना कहीं उसकी प्रेफरेंसेस को और प्रेफरेंस बंडल को अफेक्ट करते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मान लो किसी की पर्सन की इनकम है, कुछ भी मान लेते हैं इनकम, कोई भी इनकम है, ठीक है, और गुड्स के प्राइस लगातार क्या हो रहे हैं, बढ़ गए, गुड्स के प्राइस मानते हैं एकदम से बढ़ गए, पर उसकी इनकम नहीं बढ़ी, तो क्या अब वो सेम लेवल पर गुड्स कंज्यूम कर पाएगा? बिल्कुल नहीं। अब उसे बंडल में से कुछ गुड्स को सेक्रीफाइस करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि अब उसके पास इतने रिसोर्सेज ही नहीं है, इतनी इनकम ही नहीं है कि वो गुड्स को खरीद पाए। लेकिन सपोज करो कि उसकी इनकम फिर से वही कांस्टेंट है, गुड्स के प्राइस जो है वो क्या हो गई, यहाँ पे घट गए। अब गुड्स के प्राइस घट गई तो इनके उसके पास इनकम एक तरह से ज्यादा है, ज्यादा पैसा बचेगा उसका। अब पैसा बचेगा तो वो और गुड्स को कंज्यूम कर सकता है, यानी कि बंडल में कुछ नए गुड्स भी ऐड ऑन कर सकता है। सेम ऐसे ही अगर मान लो हम मान लेते हैं कि गुड्स के प्राइस जो हैं वो क्या है, उसके कांस्टेंट है, अगर उसकी इनकम बढ़ गई तो ज्यादा गुड्स कंज्यूम कर पाएगा, इनकम घट गई तो कम गुड्स कंज्यूम कर पाएगा, है ना। इस तरीके से जो है कहीं ना कहीं कंज्यूमर जो है डिफरेंट बंडल्स बनाता है गुड्स के प्राइस और इनकम के हिसाब से। अब बात करते हैं दो तरह के प्रेफरेंस की। एक पहला प्रेफरेंस वीक प्रेफरेंस, जिसको हम बोलते हैं When a consumer considers bundle A, जब एक कंज्यूमर बंडल A को कंसीडर करता है at least as good as bundle B, he weakly prefers bundle A over B, तो वो अब जो है ना वो, ठीक है, वीकली प्रेफर करता है बंडल A को B के ऊपर, यानी कि B को ज्यादा प्रेफर करता है, ठीक है, A के अकॉर्डिंग, ठीक है। लेकिन अगर मान लो इसको बोलते हैं स्ट्रिक्ट प्रेफरेंस। स्ट्रिक्ट प्रेफरेंस कब होती है? जब बंडल ए उसे लगता है कि भाई ये सुपीरियर है, कि भाई बंडल ए से बेस्ट तो है ही नहीं, ये मेरे सेटिस्फैक्शन को मैक्सिमम करेगा, ठीक है। और इनडिफरेंस का मतलब तुम आप लोगों को ऑलरेडी बता ही चुका हूं कि यहाँ पे एक ऐसी स्टेज होती है कंज्यूमर के लिए, कंज्यूमर हो जाता है कंफ्यूज, क्योंकि वो डिफरेंस ही नहीं कर पा रहा कि मैं बंडल ए खरीदूं या बंडल बी खरीदूं या बंडल सी खरीदूं, क्योंकि सबसे मिलने वाला सेटिस्फैक्शन सेम है ना, बस गुड्स की क्वांटिटी ऊपर नीचे हो रही है पर सेटिस्फैक्शन सेम मिल रहा है सबसे। अब यहाँ पे जो है ना कहीं कंज्यूमर थोड़ा सा कंफ्यूज होता है कि यार मैं क्या करूँ, कौन से गुड्स कंज्यूम करूँ, सेटिस्फैक्शन सबसे सेम ही मिल रहा है। तो ये होता है इनडिफरेंस स्टेज, व्हेन बोथ बंडल्स ए एंड बी आर रिगार्डेड एज गुड एज वन अनदर, जो बिल्कुल एक दूसरे के जैसे ही हैं सेटिस्फैक्शन लेवल को लेके। तो उम्मीद है आपको इस चैप्टर का पहला वीडियो और इस चैनल का पहला वीडियो बिल्कुल अच्छा लगा होगा, ठीक है। अब हम मिलेंगे अगली वीडियो में जब हम बात करेंगे इस चैप्टर के नेक्स्ट कंसेप्ट के बारे में। और फिलहाल ये वीडियो दोनों चैनल पे जाएगी, कॉलेज अड्डा पे भी अपलोड करूंगा इसे मैं, ठीक है, और साथ साथ उसे इग्नू अड्डा पे भी अपलोड करूंगा। लेकिन धीरे धीरे, क्योंकि कॉलेज अड्डा पे ऑलरेडी पहले बहुत सारी वीडियोस हैं, बहुत सारी सीरीज़ हैं, तो मैं इसे वहाँ से हटाता हुआ चलूँगा। ये वीडियो कहाँ पे रहेगी? सिर्फ और सिर्फ फ्यूचर में इग्नू अड्डा पे ही सेव रहेगी। और भाई प्लीज़ उन बच्चों में शेयर भी कर देना जिन बच्चों का इग्नू में भी सेम सब्जेक्ट का एग्जाम होने वाला है, ताकि उन बच्चों की हेल्प भी हो जाए और थोड़ी सी मदद सपोर्ट मुझे भी मिल जाए कि मैं अपने इस चैनल को भी ग्रो करवा पाऊँ। आई बात समझ में? और मैं यूं ही अब इग्नू के बच्चों के लिए भी सीरीज लाता रहूँगा। डीओ के ऊपर भी कंटिन्यू है, उसे बंद नहीं कर रहा मैं, वहाँ पे भी कंटिन्यू है। वहाँ पे भी जो सीरीज मेरे को लगता है मुझे पढ़ानी चाहिए वो मैं लेके आऊँगा, जो टॉपिक्स वहाँ के लिए सोल्व करने चाहिए वो करूँगा, और ये भी अब कंटिन्यू चलता रहेगा।
ठीक है, क्योंकि मैं उस पर ऑलरेडी बहुत सारा काम कर चुका हूँ। कंसेप्ट है क्या हमारे पास, कंसेप्ट है द इंडिफरेंस कर्व। अगर आप लोग को याद हो यूनिट 1 की मैंने शुरुआत प्रीवियस वीडियो में कर दी थी, जहाँ पे हम बात कर रहे थे प्रेफरेंस और यूटिलिटी के बारे में कि प्रेफरेंस और यूटिलिटी होता क्या है। ये हमारा यूनिट नंबर 1 है ब्लॉक फर्स्ट का। ब्लॉक फर्स्ट क्या था, कंज्यूमर थ्योरी के बारे में। ठीक है, तो भाई चैनल नया है और आपके सपोर्ट की बहुत ज़्यादा जरूरत होगी, तो कृपया करके ये वीडियो उन बच्चों को जरूर शेयर कर देना जिन बच्चों का एग्जाम होने वाला हो सेम सब्जेक्ट के अंदर। और जो बच्चे इस वीडियो को कॉलेज अड्डा चैनल पे देख रहे हैं तो ये भी अपने उन दोस्तों में शेयर कर देना जो इग्नू में पढ़ रहे हो और उनके पास सेम क्या हो, सब्जेक्ट हो। ठीक है, वैसे अगर डीयू के बच्चों को ही पढ़ना है और टॉपिक आपके सिलेबस से मैच कर रहा है तो आप भी इस टॉपिक को स्टडी यहाँ पे कर सकते हो। अब हम चालू करते हैं, बट मेनली ये मैंने बनाई हुई है स्टडी मटेरियल कहाँ से, इग्नू के स्टडी मटेरियल के बेस पे, है ना, क्योंकि डीयू के ऊपर मैं ऑलरेडी ये सारी सीरीज जो है वो कंप्लीट करवा चुका हूँ। अब चालू करते हैं कंसेप्ट द इंडिफरेंस कर्व। तो पहले समझते हैं इंडिफरेंस कर्व होता क्या है। वैसे मैंने इसकी थोड़ी सी बात करी थी लर्निंग ऑब्जेक्टिव में, अगर आप लोगों को याद हो तो, जहाँ पे मैंने आप लोगों को क्या समझाया था कि इंडिफरेंस कर्व वो कर्व होता है जहां पे एक कंज्यूमर इंडिफरेंट हो जाता है गुड्स के बंडल को कंज्यूम करने में। क्यों होता है इंडिफरेंस, क्योंकि वो जो भी गुड्स के बंडल देखता है उनमें जो सेटिस्फैक्शन, जो मिलने वाला सेटिस्फैक्शन है ना, वो क्या होता है, सेम रहता है, जिसकी वजह से कंज्यूमर कहीं ना कहीं क्या हो जाता है, इंडिफरेंट हो जाता है। ठीक है, क्योंकि इंडिफरेंस का मतलब ही क्या होता है, जब एक कंज्यूमर अंतर ही ना कर पाए। डिफरेंस करने का मतलब क्या होता है कि भाई वो अंतर कर सकता है कि भाई ये वाला बंडल मेरे लिए बेटर नहीं है, क्यों, क्योंकि इससे सेटिस्फैक्शन कम मिलेगा और मुझे तो चीज ज्यादा सेटिस्फैक्शन, तो मैं ऐसे बंडल्स को, ऐसे गुड्स को कंज्यूम करने की कोशिश करूंगा जिससे क्या मिले, सेटिस्फैक्शन ज्यादा मिले, है ना। तो इसलिए हम यहाँ पे बात करते हैं इंडिफरेंस कर्व की। तो चलो डेफिनेशन समझते हैं इंडिफरेंस कर्व या फिर आईसी कर्व की। इट इज अ लोकस ऑफ ऑल कॉम्बिनेशंस। तो ये इसके अंदर वो सारे कॉम्बिनेशंस आते हैं, मतलब वो सारे पॉइंट्स आएंगे, सारे कॉम्बिनेशंस हैं ऑफ टू गुड्स, दो गुड्स के बारे में ध्यान रखना, दो गुड्स के बारे में, दैट प्रोवाइड अ कांस्टेंट लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन, जो एक कंज्यूमर को कांस्टेंट लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन प्रोवाइड करते हैं और यूटिलिटी प्रोवाइड करते हैं टू अ कंज्यूमर। ठीक है, ये हमारे पास एक प्यारा सा आईसी कर्व है। अब अगर आप इस आईसी कर्व को ध्यान से देखो तो यहाँ पे चाहे वो ए पॉइंट हो, चाहे वो बी पॉइंट हो, चाहे वो सी पॉइंट हो, चाहे वो डी पॉइंट हो, सब पे सेटिस्फैक्शन लेवल क्या मिल रहा है, सेम मिल रहा है। अगर आप ध्यान से देखो इस ए पॉइंट में, तो ए पॉइंट पे कंज्यूमर जो है वो वाई गुड को ज़्यादा कंज्यूम कर रहा है और गुड एक्स को कम कंज्यूम कर पा रहा है। लेकिन जब हम बी पॉइंट की बात करते हैं तो बी पे, क्योंकि अब कंज्यूमर जो है बोर हो चुका था किस चीज़ से, कि मैं वाई कितनी ज़्यादा क्वांटिटी कंज्यूम कर रहा हूँ और ए कितनी कम कर पा रहा हूँ, तो मैं उससे बोर हो गया हूँ। वो जो है ना, वो गुड वाई से बोर हो चुका है। अब वो कह रहा है मैं गुड वाई की क्वांटिटी कम कंज्यूम करूंगा और गुड एक्स की ज्यादा क्वांटिटी कंज्यूम करेगा, तो वो चला गया बी पॉइंट पे, पर सेटिस्फैक्शन लेवल सेम है। ठीक है, फिर उसने क्या बोला कि भाई मेरे को और कम करनी है, मुझे और ज्यादा गुड एक्स कंज्यूम करना है, तो वो इस पॉइंट पे आ जाएगा सी पे, इससे ज्यादा वो डी पॉइंट पे चला जाएगा, ये रहा। ठीक है, ऐसे ही घूमता रहेगा इन कॉम्बिनेशंस के बीच में, लेकिन हर एक पॉइंट पे सेटिस्फैक्शन लेवल क्या रहेगा, कंज्यूमर का सेम रहेगा। ठीक है, तो वो चीज़ ध्यान रखना। तो वो मैंने यहाँ पे लिख भी दिया है, पॉइंट ए बी सी डी ऑल प्रोवाइड्स सेम लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन और यूटिलिटी। ठीक है, तो अब इसके बाद ये दो चीज़ें क्या हैं, इसकी बात हम करेंगे वीडियो के आखिरी में। पहले एक समझते हैं एक चीज़, इंडिफरेंस मैप क्या होता है। पहले पूरी बात कर लेते हैं इंडिफरेंस के बारे में। ठीक है, कि इंडिफरेंस कर्व तो मैं आप लोगों को समझा ही चुका हूँ, फिर हम इंडिफरेंस कर्व की प्रॉपर्टीज़ के ऊपर बात करेंगे। तो पहले बात करते हैं इंडिफरेंस मैप की। अगर हम इंडिफरेंस मैप देखते हैं तो जब एक साथ हम मल्टीपल आईसी बनाते हैं, आईसी कर्व बनाते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं, इंडिफरेंस मैप बोल के चलते हैं। फॉर एग्जाम्पल मान लो आपके सामने ग्राफ बना रहा हूँ, ये सिंपल सा है ग्राफ, है ना। तो ये हमारे पास IC1, IC2, IC3 एंड इसी प्रकार से IC4। तो ये देखो, ये हमारे बने चार अलग अलग आईसी और इसी को हम क्या बोलते हैं, इंडिफरेंस मैप बोलते हैं। अगर आप ध्यान से यहाँ पे देखो तो ग्रुप ऑफ इंडिफरेंस कर्व्स इज नोन एज इंडिफरेंस मैप। तो जब हम इंडिफरेंस कर्व का ग्रुप बनाते हैं इसी को इंडिफरेंस मैप बोल के चलते हैं। तो ये हमारा एक इंडिफरेंस मैप बन चुका है। ठीक है, अब बात करते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ आईसी के बारे में। तो इंडिफरेंस कर्व आप लोगों को पता समझ में आ गया होगा, है ना। मेरे को पूरी उम्मीद है, बिल्कुल बेहतरीन तरीके से मैंने आप लोगों को समझाया, 1 मिनट। ठीक है, तो आप लोगों को समझ में यहाँ पे आ गया होगा। अब आगे समझते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ इंडिफरेंस कर्व, इसकी बात करते हैं, है ना, कि कौन कौन सी प्रॉपर्टीज हैं इंडिफरेंस कर्व की।
तो हमारे पास ये 7 प्रॉपर्टीज हैं, एक एक करके समझते हैं। पहले समझते हैं मोनोटोनिसिटी क्या होता है। इसको बोलते हैं एक कंज्यूमर की मोनोटोनिक प्रेफरेंस। कौन सी प्रेफरेंस? मोनोटोनिक प्रेफरेंस। अब बात है भैया इस प्रेफरेंस का मतलब क्या होता है, ये भी बता दो। तो मोनोटोनिक प्रेफरेंस का सिंपल सा मतलब है कि एक कंज्यूमर ये सोचता है जब उसके पास ज़्यादा गुड्स होंगे कंज्यूम करने के लिए तो वो ज़्यादा सेटिस्फाइड फील करेगा। यानी कि जब, ये तो भाई सही बात है ना, क्योंकि रैशनल कंज्यूमर क्या सोचता है कि मेरे आसपास जितने गुड्स होंगे, जितनी ज़्यादा सर्विसेज में इंजॉय कर पा रहूँगा, मैं उतना ही सेटिस्फाइड रहूँगा। और इसी प्रेफरेंस को एक कंज्यूमर के हम क्या बोलते हैं, मोनोटोनिक प्रेफरेंस बोल के चलते हैं। तो यहाँ तो कोई दिक्कत होगी नहीं कि मोनोटोनिक प्रेफरेंस क्या होता है। इसी को बोलते हैं मोनोटोनिसिटी। इट मींस दैट अ रैशनल कंज्यूमर ऑलवेज प्रेफर्स मोर ऑफ अ कमोडिटी। यानी कि एक रैशनल कंज्यूमर हमेशा सोचता है कि मैं और ज़्यादा गुड्स कंज्यूम कर लूँ, और ज़्यादा सर्विस कंज्यूम कर लूँ, है ना, ज़्यादा से ज़्यादा गुड्स कंज्यूम करने की कोशिश करता है एज इट ऑफर्स हिम अ हायर लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन। क्यों? क्योंकि वो फील करता है कि जितने ज़्यादा गुड्स होंगे मैं उतना ज़्यादा सेटिस्फैक्शन का लेवल अचीव कर सकता हूँ, उतना हायर लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन मेरा रहेगा, है ना। यहाँ पर तो कोई दिक्कत नहीं आई होगी हायर लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन समझने में, है ना। अब अगला पॉइंट समझते हैं। अब दूसरे पॉइंट की जब हम बात करेंगे तो दूसरा पॉइंट हमारे पास यहाँ पे क्या होता है, कन्वेक्सिटी। अब कन्वेक्सिटी की बात करते हैं। कन्वेक्सिटी यानी कि आईसी जो कर्व है ना वो कन्वेक्स होता है। आप सबको दिख रहा होगा कन्वेक्स है, कन्वेक्स 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 कन्वेक्स, है ना, कन्वेक्स। अब कन्वेक्सिटी होती क्यों है वो समझते हैं। तो उसके ऊपर मैंने 2 पॉइंट लिखे हैं। अब ये देखो यहाँ पे लिखा भी हुआ है एन इंडिफरेंस कर्व इज, इस पॉइंट को भी कवर कर लेते हैं साथ साथ ही। एन इंडिफरेंस कर्व इज यूजुअली कन्वेक्स टू ओरिजिन, यानी कि यूजुअली यानी कि जनरली कन्वेक्स होता है, जरूरी नहीं है। मैं आप लोगों को पता है ऐसे केस भी पढ़ाऊंगा जहां पे मैं आपको कांस्टेंट बना के दिखाऊंगा इसी कर्व, और कांस्टेंट ही नहीं, मैं आप लोगों को कनकेव एमआरएच में समझाऊंगा। लेकिन यूजुअली आईसी कर्व जो है ना वो क्या होता है, कन्वेक्स टू ओरिजिन ही होता है। और इसका रीजन क्या होता है, फॉलिंग एमआरएस, फॉलिंग मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन। अब बात भी है मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन क्या होता है। आपने एक चीज यहाँ पे देखी, जब एक कंज्यूमर गुड वाई की इतनी क्वांटिटी कंज्यूम कर रहा था, ठीक है, तो वो गुड एक्स की क्वांटिटी कंज्यूम कर रहा था, फिर उसने गुड वाई की क्वांटिटी कम करी, गुड एक्स की क्वांटिटी बढ़ाई, फिर गुड वाई की और कम करी, गुड एक्स की क्या करी, बढ़ाई, गुड वाई की कंजप्शन को और कम किया, गुड एक्स की क्वांटिटी को और बढ़ाया। तो इस तरीके से कंज्यूमर जो है एक की क्वांटिटी कम करता है, दूसरे की क्वांटिटी को बढ़ाता है। और पता है होता क्या है, इसी को हम पता है क्या बोलते हैं कि भाई वो कहीं ना कहीं सेक्रीफाइस कर रहा है एक गुड्स को दूसरे गुड्स को कंज्यूम करने के लिए या फिर कंज्यूम करने की वजह से। अब बात करें सेक्रीफाइस करना क्यों करना पड़ रहा है, क्योंकि भाई कंज्यूमर के पास कैसी इनकम है, लिमिटेड इनकम, लिमिटेड रिसोर्स। क्या लिमिटेड रिसोर्स में कर सकता है वो कि उसने इसकी क्वांटिटी भी बढ़ा ली और इसकी क्वांटिटी कम भी नहीं करी, नहीं। तो अगर उसे लिमिटेड रिसोर्स में किसी एक गुड की क्वांटिटी को बढ़ाना है, दूसरी क्वांटिटी को कम करना पड़ेगा। मतलब सपोज करो मेरे पास 100 रुपये है, 100 रुपये है, और अगर मान लेते हैं कि उसे 2 गुड्स में खर्च करना है, उसे एक एप्पल में एक मैंगो में, तो अगर उसने 20 रुपये का एप्पल खाया तो भाई मैंगो पे खर्च करने के लिए 80 रुपये बचे ना सिर्फ। और अगर वो बोल रहा है कि यार मैं इतने मैंगो खाए क्या करूंगा, मैं थोड़ा एप्पल की क्वांटिटी बढ़ा देता हूँ। अब अगर उसने 30 रुपये का एप्पल खाया, उसके पास 70 रुपये बचेंगे खर्च करने के लिए सिर्फ मैंगो के ऊपर, ठीक है, क्योंकि लिमिटेड रिसोर्स है। तो जैसे ही वो एक के ऊपर खर्चा बढ़ाएगा, दूसरे के ऊपर उसे खर्चा क्या करना पड़ेगा, कम करना पड़ेगा, ठीक है। और इसी सेक्रीफाइस को हम पता है किससे नापते हैं, मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन से, कि एक पर्सन गुड वाई की, देखो ध्यान से, गुड वाई की कितनी क्वांटिटी सेक्रीफाइस कर रहा है गुड एक्स की क्वांटिटी को गेन करने के लिए। और धीरे धीरे ना ये फॉल करता है, धीरे धीरे क्या करता है, ये फॉल करता रहता है। उसी की वजह से हम इसको क्या बोलते हैं, कन्वेक्स टू ओरिजिन। अब बात ये फॉल क्यों करता है, क्योंकि हर एक स्टेप पे ना, हर एक स्टेप पे कंज्यूमर ये सोचता है कि मैं गुड वाई की कम से कम क्वांटिटी सेक्रीफाइस करूं गुड एक्स की एक्स्ट्रा क्वांटिटी अचीव करने के लिए। मतलब हो सकता है कि स्टार्टिंग में कंज्यूमर गुड वाई की 4 क्वांटिटी सेक्रीफाइस कर दे गुड एक्स की 1 क्वांटिटी को अचीव करने के लिए। हो सकता है अगली बार जो कंज्यूमर है वो समझदार है, वो बोलता है अरे यार मैं इतनी क्वांटिटी क्यों यहाँ पे खराब कर रहा हूँ गुड वाई की, मैं अगली बार 3 ही सेक्रीफाइस करूंगा इसकी 1 क्वांटिटी अचीव करने के लिए। हो सकता है अगली बार वो सिर्फ 2 क्वांटिटी सेक्रीफाइस करे इसकी 1 क्वांटिटी को गेन करने के लिए। तो इसी को बोलते हैं फॉलिंग एमआरएस, मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन, जिसकी वजह से जो आईसी कर्व है वो कन्वेक्स देखने को हमें मिलता है, ठीक है। तो ये भी हमने एक प्रॉपर्टी समझ ली, एन इंडिफरेंस कर्व इज यूजुअली कन्वेक्स टू ओरिजिन, और ये एक आईसी की
प्रॉपर्टी भी होती है और एक कंजप्शन भी होती है, इंपॉर्टेंट कंजप्शन, ठीक है। तो हमने कन्वेक्सिटी की बात कर ली, ऊपर ही पढ़ लेते हैं। कंजप्शन ऑफ कन्वेक्सिटी सेज दैट वेटेड एवरेज ऑफ कमोडिटी बंडल, तो ये बात करता है वेटेड एवरेज ऑफ कमोडिटी बंडल इज प्रेफर टू एक्सट्रीम बंडल्स, यानी कि एक कंज्यूमर एक्सट्रीम बंडल की जगह वेटेड बंडल्स को प्रेफर करता है, ठीक है। तो आगे देखते हैं तीसरा पॉइंट, मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन। आप लोगों को साथ साथ समझा चुका हूं, क्योंकि मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन का मतलब क्या होता है, वो रेट जिसमें एक कंज्यूमर एक गुड्स की क्वांटिटी को कम करता है, सेक्रीफाइस करता है दूसरे गुड की क्वांटिटी को कंज्यूम करने के लिए या तो इंक्रीज करने के लिए, ठीक है। तो उसको क्या बोलते हैं, मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन बोल के चलते हैं, जो हमारा क्या होता है डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा एक्स। अब आते हैं फोर्थ पॉइंट पे, तो 3 पॉइंट कवर हो गए, हाँ पहला हो गया, दूसरा हो गया, तीसरा भी हो गया, फोर्थ समझते हैं। इंडिफरेंस कर्व इज नेगेटिवली स्लोप्ड। इंडिफरेंस कर्व जो है वो नेगेटिवली स्लोप का होता है, क्योंकि ये हमेशा गिरता रहता है। फिर भी कह सकते हो कि इंडिफरेंस कर्व का जो स्लोप होता है, यानी कि स्लोप पता है क्या होता है, स्लोप हम किसको बोलते हैं, एमआरएस को। स्लोप का मतलब होता है जिसकी वजह से ग्राफ बन रहा है, और यहाँ पे डिक्रीजिंग एमआरएस है, फॉलिंग एमआरएस है, इसकी वजह से हम क्या बोलते हैं, इंडिफरेंस कर्व इज नेगेटिवली स्लोप्ड, नेगेटिव स्लोप है उसका, ठीक है। अब बढ़ते हैं आगे फिफ्थ पॉइंट की तरफ। टू आईसीज नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर, मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी। अगर प्रूफ करने को आई, सबसे ज्यादा बच्चे फंसते हैं इसको प्रूफ करने में कि इसको एक्सप्लेन कैसे करें, कि दो आईसी कभी भी एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करेंगे, एक दूसरे को नहीं काटेंगे। अब क्यों नहीं काटेंगे, रीजन भी समझ लेते हैं। तो मैंने यहाँ पे 2 आईसी बनाई, इसको मान लेते हैं IC1, इसको मान लेते हैं IC2, है ना, कोई दिक्कत नहीं है। अगर मैं आप लोगों से बात पूछूं तो थोड़ा समझते हैं। तो ये एक पॉइंट बनाया, सेम ऐसे ही एक पॉइंट बनाया, अरे ये सी को टच करना चाहिए था, अच्छा हाँ कोई दिक्कत नहीं है, चलो ठीक है आगे देखते हैं। तो ये चीज़ समझते हैं। अब अगर मैं आपको एक चीज़ समझाऊँ यहाँ पे, क्या मैं ये कह सकता हूँ कि A और C का सेटिस्फैक्शन लेवल सेम है? आप बोलोगे बिल्कुल भी आप कह सकते हो, क्यों नहीं कह सकते, क्योंकि आपने बताया था अभी अभी क्या, कि अगर आईसी कर्व के ऊपर 2 पॉइंट लाई कर रहे हैं तो दोनों पे सेटिस्फैक्शन लेवल सेम रहेगा। तो ए और सी बिल्कुल इक्वल है, सेम एज इट इज। क्या मैं कह सकता हूं कि बी भी सी के बराबर है? बिल्कुल, क्योंकि बी और सी भी सेम आईसी के ऊपर लाई कर रहे हैं, IC2 के ऊपर। ये आया IC1 से, IC1 लिख भी दिया ब्रैकेट में, जिनकी बुद्धि थोड़ी सी कमजोर है उनको भी समझ में आ जाएगा। और बी और सी बराबर है IC2 की वजह से, बिल्कुल बराबर है ना, बी और सी भी इक्वल है। तो बी और सी इक्वल है क्योंकि IC2 पे दोनों पॉइंट आ रहे हैं, और IC2 का यहाँ पे मतलब क्या है कि इंडिफरेंस कर्व 2 पे आ रहे हैं दोनों पॉइंट, तो लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन क्या दोनों से सेम रहेगा। तो इस तरीके से मैं एक बात कह सकता हूँ कि ए और बी का, भाई जब ए बी सी के बराबर है और बी भी सी के बराबर है, मतलब ए का सेटिस्फैक्शन सी के बराबर है और बी का सेटिस्फैक्शन भी सी के सेटिस्फैक्शन के बराबर है, तो इसका मतलब ए और बी का सेटिस्फैक्शन भी सेम है, ये कह सकता हूँ। लेकिन जी असली में हम ये कह ही नहीं सकते। वैसे मैथमेटिकली इन दोनों स्टेटमेंट से ये बात सही है, पर असली में हम ऐसा नहीं कह सकते। क्यों नहीं कह सकते, पता है क्यों? प्रूफ गलत हो गया, ये गलत प्रूफ हो गया भाई ये। क्यों? क्योंकि अगर आप ए और बी को देखो तो ए पे सेटिस्फैक्शन लेवल क्या रहेगा, कंज्यूमर का कम रहेगा, और बी पे सेटिस्फैक्शन लेवल क्या रहेगा, ज़्यादा रहेगा। बात ये ऐसे कैसे, आपको कैसे पता? कंज्यूमर बताया गया था, बिल्कुल बताया गया था। समझाता हूँ कैसे। भाई ए पॉइंट पे आप देखो, गुड एक्स की क्वांटिटी ए, सॉरी गुड वाई की क्वांटिटी ए और गुड एक्स की क्वांटिटी ए। अगर आप बी पॉइंट को थोड़ा सा यहाँ से देखो तो बी पॉइंट यहाँ पे है, गुड एक्स की क्वांटिटी और सॉरी गुड वाई की क्वांटिटी सेम है ए और बी दोनों पॉइंट पे, लेकिन गुड एक्स की क्वांटिटी डिफरेंट है। यहाँ पे कंज्यूमर सिर्फ कुछ ही गुड एक्स की क्वांटिटी कंज्यूम कर पा रहा है, लेकिन यहाँ पे ज़्यादा गुड एक्स की क्वांटिटी कंज्यूम कर पा रहा है। इसका मतलब अगर मैं मोनोटोनिक प्रेफरेंस की बात करता हूँ उसके हिसाब से हमने क्या समझा था कि कंज्यूमर हमेशा जब ज़्यादा गुड्स को कंज्यूम करता है तो ज़्यादा सेटिस्फाइड फील करता है। तो इसका मतलब ये है कि बी पे सेटिस्फैक्शन लेवल ज़्यादा है ए से, तो बी पे सेटिस्फैक्शन लॉजिकली ए से ज़्यादा है, क्योंकि बी पे क्योंकि ए और बी पे गुड वाई की क्वांटिटी सेम है, कंजप्शन सेम है, लेकिन गुड एक्स की क्वांटिटी ए पे कम है और बी पे ज़्यादा है, तो जिसकी वजह से बी पे सेटिस्फैक्शन लेवल ज़्यादा है और ए पे कम है। इसी की वजह से हम बोलते हैं कि दो आईसी कैन नेवर बी इंटरसेक्ट ईच अदर। तो आ गया समझ में,
है ना, क्या समझाया है एक्सप्लेन देके, बिल्कुल एक्सप्लेनेशन से मस्त, ठीक है। ऐसे ही आपको एग्जाम में करके आना है, और हाँ लिख के भी आसानी से ढंग से एलाबरेट कर देना, क्योंकि थ्योरी बनानी है। कॉलेज के बच्चों तो आप लोगों को आती होगी, है ना, एक सिंगल वर्ड दे दो, सिंगल सेंटेंस बना दो, उसी से पूरी पूरी बिल्कुल कहानी लिख के आ जाओगे पेपर के अंदर कि हाँ पर लिखना पॉइंट वाइज ही, ताकि नंबर भी बढ़िया मिलने चाहिए ना, सिर्फ ये नहीं कुछ भी मनगढ़ंत कहानी लिख के आ जाओ। तो आपको बिल्कुल ऐसे समझा दिया है कि दो आईसी कैसे एक दूसरे को बिल्कुल भी नहीं काटते हैं। अब चलते हैं आखिरी प्रॉपर्टी की तरफ, 7th प्रॉपर्टी, हायर आईसी मींस हायर लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन, यानी कि जितना ज़्यादा ऊपर आईसी रहेगा सेटिस्फैक्शन लेवल उतना ज़्यादा रहेगा। उसके लिए मैंने जो है ना एक इस कर्व को समझ सकते हैं फिर से। अगर मैं बात करूँ तो IC4 का सेटिस्फैक्शन लेवल IC3 से ज़्यादा है, और IC3 का सेटिस्फैक्शन लेवल IC2 से ज़्यादा है, IC2 का IC1 से ज़्यादा है ना। तो सबसे ज़्यादा सेटिस्फैक्शन लेवल किस पे मिल रहा है? IC4 पे, उससे कम IC3 पे, और सबसे कम IC1 पे, है ना। क्यों हो रहा है ऐसा समझते हैं, क्योंकि अगर आप देखो IC4 को, तो IC4 पे कंज्यूमर इतनी क्वांटिटी, कोई पॉइंट लो, इतनी क्वांटिटी कंज्यूम कर पा रहा है। IC3 पे सिर्फ इतनी क्वांटिटी कंज्यूम कर पा रहा है, IC2 पे इतनी क्वांटिटी कंज्यूम कर पा रहा है, ठीक है, और IC1 पे इतनी क्वांटिटी कंज्यूम कर पा रहा है। तो आप एक चीज़ देख रहे हो कि सबसे ज़्यादा क्वांटिटी कौन कंज्यूम कर पा रहा है? जो IC4 पे है, क्योंकि यहाँ पे वो गुड वाई की इतनी ज़्यादा क्वांटिटी, मान लेते हैं ये 5 है, ये 4 है, ये 3 है, ये 2 है, सॉरी एक तो बनाया ही नहीं, छोड़ो एक को छोड़ो, ठीक है, ये भी 2 है, 3 है, 4 है, 5 है। तो IC4 पे जो पर्सन है वो गुड Y की 5 क्वांटिटी कंज्यूम कर रहा है, X की 5 क्वांटिटी कंज्यूम कर रहा है, IC3 पे 4 और 4 क्वांटिटी कंज्यूम कर पा रहा है, IC2 पे सिर्फ 3 और 3 क्वांटिटी, और IC1 पे सिर्फ 2 और 2 क्वांटिटी ही कंज्यूम कर पा रहा है एक कंज्यूमर। तो क्या मैं यहाँ पे एक बात कह सकता हूँ कि हायर IC हायर सेटिस्फैक्शन देता है? क्यों? क्योंकि हमने एक चीज़ पढ़ी थी फिर से, मोनोटोनिक प्रेफरेंस, कि कंज्यूमर ज़्यादा सेटिस्फाइड कब फील करता है? जब वो ज़्यादा से ज़्यादा गुड्स और सर्विसेज को कंज्यूम करता है, और यहाँ पे सबसे ज़्यादा गुड्स और सर्विस कंज्यूम की जा रही है, तो सेटिस्फैक्शन यहाँ पे क्या रहेगा? मैक्सिमम। यहाँ पे उससे कम, लेकिन IC3 IC2 से ज़्यादा सेटिस्फैक्शन देगा, और IC2 IC1 से, और IC1 सबसे कम सेटिस्फैक्शन प्रोवाइड करेगा। इसी को बोलते हैं हायर IC मीन्स हायर लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन। तो यहाँ पे होती है हमारी सारी प्रॉपर्टीज़ की कहानियां खत्म। तो प्रॉपर्टीज हमने कोई चीज छोड़ी तो नहीं है ना? नहीं, है ना। एक बार फटाफट रिवाइज कर देते हैं। पहला मोनोटोनिसिटी, यानी कि जितना ज्यादा कंजप्शन, जितने ज्यादा गुड्स उतनी ज्यादा सेटिस्फैक्शन। दूसरा कन्वेक्सिटी, ये क्यों होता है? डिक्रीजिंग MRS की वजह से, यानी कि MRS के नेगेटिव होने की वजह से। MRS क्या था कि एक कंज्यूमर किसी एक क्वांटिटी को, किसी एक गुड्स की क्वांटिटी को इंक्रीज करने के लिए दूसरे गुड्स की कितनी क्वांटिटी कम कर रहा है, उसको हम बोलते थे MRS। और डिक्रीजिंग MRS की वजह से, यानी कि फॉलिंग MRS की वजह से ही कन्वेक्सिटी पाई जाती है IC कर्व में। 2IC एक दूसरे को बिल्कुल भी नहीं काटेंगे, एक्सप्लेन कर चुका हूं, ठीक है। और इंडिफरेंस कर्व जो है यूजुअली कन्वेक्स ओरिजिन पता है, डिग्री फॉलिंग MRS की वजह से। और हायर IC मींस हायर लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन। तो ये हमारी 7 इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज बनती है IC की, जिनमें से ये दूसरी और जो ये वाली है कौन सी, छठी, सेम ही है। तो आप 6 प्रॉपर्टी मान सकते हो इसे, ठीक है। अब आखिरी चीज के ऊपर तरफ आते हैं। ये एक चीज है, इस चीज को मैं क्या बोलते हैं, 2 कर्व है। आप बस कर्व का ध्यान रखना कि ये बनेगा डॉटेड और ये बनेगा हमारा पूरा कंप्लीट IC कर्व। तो सेट ऑफ बंडल्स वीकली प्रेफर टू ए, मतलब एक ऐसा सेट बंडल्स का जहां पे एक कंज्यूमर वीकली प्रेफर करेगा किसको? ए को। हमने पिछले वीडियो में टॉपिक समझा था वीक प्रेफरेंस और स्ट्रिक्ट प्रेफरेंस। उम्मीद है आप लोगों ने टॉपिक जरूर कवर किया है, उसके बिना चीज समझने में दिक्कत आ सकती है। इसलिए मैं हमेशा बोलता हूँ किसी भी चैप्टर की वीडियो को टॉपिक वाइज देखा करो, और किसी भी सीरीज की वीडियो को भी टॉपिक वाइज देखा करो, ताकि आपके हर एक कंसेप्ट टॉपिक वाइज ही क्लियर होते चले जाएं। अगला पॉइंट हमारे पास यहाँ पे क्या आता है इसी के साथ कि अब ये देखो, ये क्या बना हमारा, एक डॉटेड IC कर्व। तो सेट ऑफ बंडल स्ट्रिक्टली प्रेफर टू ए, जहाँ पे एक पर्सन ए को प्रेफर करेगा स्ट्रिक्टली। और एक चीज ध्यान रखना, दोनों ही कर्व में एक बात सिमिलर है, क्या कि ए और बी पे सेटिस्फैक्शन लेवल सेम रहेगा। यहाँ भी ए और बी पे सेटिस्फैक्शन लेवल सेम रहेगा। क्यों? क्योंकि ये दोनों पॉइंट दोनों ही IC पे सेम IC के ऊपर आ रहे हैं, ठीक है। अब हम मिलेंगे अगली वीडियो में, जहाँ पे हम बात करेंगे इसके नेक्स्ट कंसेप्ट के बारे में, यानी कि यूटिलिटी के बारे में। तो यूटिलिटी समझेंगे हम अगली वीडियो के अंदर, ठीक है। उम्मीद है आपको वीडियो समझ में आ रही है। तो भाई प्लीज़ वीडियो को शेयर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना ऐसी वीडियोज़ के लिए। उन बच्चों में शेयर कर, उन बच्चों में भी बता देना जिन बच्चों का एग्जाम होने वाला हो सेम सब्जेक्ट का। और मैं इग्नू के लिए अब जब वीडियोज़ बनाने लग गया हूँ तो मैं और ज़्यादा सीरीज़ लेके आऊँगा। और मेरे 2 ही मकसद थे इस सीरीज़ को बनाने के। एक तो पहला, मुझे इस सीरीज़ को वापस एडवांस लेवल पे क्रिएट करना था,
ठीक है, क्योंकि वो एक स्टार्टिंग की सीरीज थी। उस टाइम पे मैं इतना कैमरा फ्रेंडली नहीं था। अब मैं थोड़ा सा ना कैमरे के साथ फ्रेंडली हो चुका हूँ, तो और थोड़ा सा कॉन्फिडेंस भी आ गया है वीडियोस बनाने के लिए और पढ़ाने के लिए भी, वो भी ऑन कैमरा। तो अब ये सीरीज को एडवांस लेवल पे भी लेके जाना था। दूसरा, इग्नू वालों के लिए वीडियोस बनानी थी, तो मैं अब इग्नू वालों के लिए भी शुरू हो चुका हूँ। और नोट्स के लिए आप इस नंबर पे व्हाट्सएप के नोट्स ले सकते हैं, यानी कि 9667836336 पे। और अब हम बात करेंगे लेसन नंबर फर्स्ट के एक और मोस्ट इंपॉर्टेंट कंसेप्ट के बारे में। तो हम ब्लॉक 1 डिस्कस कर रहे थे, जहां पे हम बात कर रहे थे कंज्यूमर थ्योरी के बारे में, जिसमें हमारे पास लेसन नंबर 1 क्या था, प्रेफरेंसेस एंड यूटिलिटी। ठीक है, तो इसके ऊपर मैं ऑलरेडी कुछ वीडियोस अपलोड कर चुका हूं। जिसने अब तक प्रीवियस वीडियो ना देखी हो, पहले जाके वो वाली वीडियो जरूर देखना। और जो बच्चे ये वीडियो कॉलेज अड्डा पे देख रहे हैं, प्लीज जाके इग्नू अड्डा को भी सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि ये वीडियो वहां पे हमेशा रहेगी। यानी कि इग्नू वालों के लिए मैंने एक नया चैनल बनाया है, इग्नू अड्डा, तो वहां पे जाके आप जो है सब्सक्राइब जरूर कर लेना। ठीक है, और वहीं पे जाके आपको जो है फ्यूचर में इग्नू की वीडियोस मिला करेंगे। फिलहाल मैं दोनों चैनल पे डाल रहा हूं, लेकिन बाद में जो है ना कॉलेज अड्डा से मैं इन वीडियोस को क्या कर दूंगा, प्राइवेट कर दूंगा। आई बात समझ में? तो चलो अब शुरू करते हैं आज की वीडियो को। और इस कंप्लीट सीरीज के नोट्स भी ऑलरेडी प्रिपेयर हो चुके हैं विद इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर पीडीएफ। जिन बच्चों को नोट्स परचेज करने हैं वो इस नंबर पे जाए 9667836336 पे व्हाट्सएप करके नोट्स भी ले सकते हैं। अब हम चालू करते हैं आज का कंसेप्ट। तो हम बात कर रहे थे यूटिलिटी के बारे में, यानी कि आज हमें बात करनी है किस चीज के बारे में, यूटिलिटी के बारे में। तो अब तक हम डिस्कस कर चुके हैं कि प्रेफरेंसेस क्या होता है, इंडिफरेंस कर्व क्या होता है ना। लास्ट वीडियो में समझाया था मैंने कि इंडिफरेंस कर्व क्या होता है, उसकी प्रॉपर्टीज कौन कौन सी होती हैं। अब हम बात करेंगे यूटिलिटी, और यूटिलिटी का इंडिफरेंस कर्व से क्या रिलेशन है, थोड़ा सा ये हम डिस्कस करने की कोशिश करेंगे आज की वीडियो में। तो पहले समझते हैं यूटिलिटी का वर्ड का मतलब क्या होता है। इसको हिंदी में क्या बोलते हैं, उपयोगिता। उपयोगिता का मतलब क्या है कि हम अलग अलग कंज्यूमर होने के पॉइंट ऑफ व्यू से हम अलग अलग गुड्स को और अलग अलग सर्विसेज को डेली लाइफ में कंज्यूम करते हैं, है ना। और उनसे हमें क्या मिलती है, यूटिलिटी, जिसकी वजह से हम उन्हें कंज्यूम करते हैं। आप चाहे यूटिलिटी बोल लो, चाहे सेटिस्फैक्शन बोल लो, एक ही बात है। ठीक है, तो अगर हमें किसी गुड से या फिर किसी पर्टिकुलर सर्विस से अगर हमें सेटिस्फैक्शन नहीं मिलती है, यूटिलिटी नहीं मिलती है, तो हम उसे कंज्यूम करना बंद कर देते हैं। यानी कि कंज्यूम करने का मेन रीजन ही यही होता है कि हमें उससे सेटिस्फैक्शन मिले, यानी कि कुछ ना कुछ वैल्यू प्रोवाइड की जाए उस प्रोडक्ट के जरिए या फिर उस सर्विस के जरिए, है ना। क्योंकि मैं पे बात कर रहा हूँ रैशनल कंज्यूमर की। हाँ, जो इरेशनल कंज्यूमर है, जो बेवकूफ़ कंज्यूमर है, वो तो कुछ भी कंज्यूम करेंगे, वो तो कोई सी भी गुड्स कंज्यूम करेंगे, कोई सी भी सर्विस कंज्यूम करेंगे, उन्हें फर्क नहीं पड़ता उन्हें उससे सेटिस्फैक्शन मिल रही है या नहीं मिल रही। लेकिन एक रैशनल कंज्यूमर को फर्क जरूर पड़ता है यूटिलिटी से। तो समझते हैं यूटिलिटी की डेफिनेशन, इसी को मैंने यहाँ पे लिख भी दिया है। इसको हम सेटिस्फैक्शन भी बोल देते हैं बहुत बार, वेल बीइंग भी बोल देते हैं, या फिर प्लेजर जो हमें मिलता है ना किसी भी गुड से। जैसे आप देखो, आप लोगों को पढ़ने के अलावा रील देखना कितना पसंद होता है ना, है ना। पढ़ना तो चलो आप लोग एग्जाम टाइम में पढ़ते हो, क्योंकि वो मुझे मेरे व्यूज से पता लग जाता है कि वो कब ज़्यादा आते हैं, तो बच्चे कब ज़्यादा इंटरेस्टेड है पढ़ाई को लेके। ठीक है, लेकिन बाकी टाइम तुम्हें क्या मजा आता है कि भाई दुनिया में क्या चल रहा है, रील स्क्रॉल करने में मजा आता है, या फिर यूट्यूब शॉर्ट्स स्क्रॉल करने में मजा आता है, क्योंकि उन्हें उनसे आपको क्या मिल रहा है, प्लेजर मिल रहा है। यानी कि हम ऐसी एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व होते हैं जिनसे हमें कुछ ना कुछ क्या मिलती है, तो वैल्यू मिलती है या फिर क्या मिलता है, प्लेजर मिलता है ना। तो वही चीज़ है यहाँ पे। तो यूटिलिटी को बहुत से लोग सेटिस्फैक्शन भी बोल लेते हैं, प्लेजर भी बोल लेते हैं और वेलबींग भी बोल लेते हैं। अब यहाँ पे दो इकोनॉमिस्ट आए इंपॉर्टेंट, वो भी एक एल्फ्रेड मार्शल, एक आए जे.आर. हिक्स। इन्होंने अपनी अपनी कुछ थ्योरम्स दी, ठीक है, कुछ का एक थ्योरम दी यूटिलिटी के बारे में। उन दोनों को डिस्कस करते हैं। एक को हम बोलते हैं कार्डिनल नंबर थ्योरी और एक को बोलते हैं ऑर्डिनल नंबर थ्योरी। चलो पहले बात करते हैं कार्डिनल नंबर थ्योरी की। तो पहला पॉइंट है कार्डिनल नंबर थ्योरी के बारे में ही। तो एल्फ्रेड मार्शल ने ये थ्योरी दी थी, पहले मैं आप लोगों को एक्सप्लेन कर देता हूँ। तो कार्डिनल नंबर ऑफ थ्योरी में पता है क्या हुआ, उन्होंने ये बोला कि हम जो है ना किसी भी गुड से मिलने वाली जो यूटिलिटी होती है उसको हम नंबर प्रोवाइड कर सकते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल, अगर आपने मान लो कि सुबह 1 कप चाय पी, तो आपको उससे 10 यूटिल्स की सेटिस्फैक्शन मिली। ये यूटिल्स पता क्या होती है, यूटिलिटी को नापने की क्वांटिटी, है ना, मेजरमेंट स्केल आप मान सकते हो। तो 10 यूटिल्स की क्या मिली, आपको सेटिस्फैक्शन मिली। आपने दोबारा टी पी दोपहर के टाइम पे, लेकिन आपको इतना मजा नहीं आया, अरे वो इतनी स्वाद में इतनी बढ़िया नहीं थी, इतना मजा नहीं आया जितना सुबह मजा आया था। तो आपने बोला कि नहीं, अब की बार तो मुझे ये 8 यूटिल्स की सेटिस्फैक्शन मिली। ठीक है, फिर आपने शाम को पी, वो बिल्कुल वाहियात चाय थी, आपको क्या मिली
सिर्फ 6 यूटिल की सेटिस्फैक्शन। तो इस तरीके से जो है ना, किसने बोला था, एल्फ्रेड मार्शल ने, कि हम जो है डिफरेंट गुड्स और डिफरेंट सर्विसेज जो कंज्यूम करते हैं उसके बदले में उन्हें नंबर्स प्रोवाइड कर सकते हैं कि हमें कितने यूटिल्स मिले सेटिस्फैक्शन के तौर पे। ठीक है, तो वही चीज किसने बोली, एल्फ्रेड मार्शल ने। इसलिए इसको क्या बोलते हैं, कार्डिनल मेजरमेंट ऑफ यूटिलिटी, क्योंकि हम यहाँ पे नंबर्स प्रोवाइड करते हैं। अब वही चीज यहाँ पे देखो, तो कंसीडर्ड यूटिलिटी टू बी रियल मेजरेबल दैट ऑफ कार्डिनल स्केल। तो जब हम यूटिलिटी को बोलते हैं कि कोई रियल वैल्यू आएगी या फिर कोई कार्डिनल स्केल होगा, तो उसको मतलब मेजरेबल है तो उसको क्या बोलते हैं, कार्डिनल स्केल बोल के चलते हैं। एज्यूम्ड दैट यूटिलिटी accruing to a consumer from consumption of a unit of a commodity could be measured in terms of cardinal number। तो यहाँ पे assume ये किया गया कि एक कंज्यूमर जब कोई भी गुड कंज्यूम कर रहा है तो उसको जो सेटिस्फैक्शन मिली है उसे हम मेजर कर पा रहे हैं कार्डिनल नंबर की फॉर्म में। और उसी कार्डिनल नंबर को एक प्यारा सा वर्ड दिया गया यूटिल नाम, कि इतनी यूटिल मिली, इतनी यूटिल मिली इस प्रोडक्ट से, इतनी यूटिल मिली दूसरी प्रोडक्ट से। ठीक है, तो वही चीज है, तो उसको हमने क्या नाम दिया, उस कार्डिनल नंबर को यूटिल का नाम दिया। और इसी पूरे मेजरमेंट को हम क्या बोलते हैं, कार्डिनल मेजरमेंट ऑफ यूटिलिटी, जो किसने दी थी, एल्फ्रेड मार्शल ने। लेकिन अब एक इकोनॉमिस्ट है, वो है J.R. हिक्स, वो बोले अरे ये तो बकवास कर रहा है, ऐसे हम नाप सकते हैं। और बात भी उनकी सही थी। क्या हम सोचते हैं कि यार मैंने अभी पानी पिया, ठीक है, मुझे 10 यूनिट या फिर 10 यूटिल की सेटिस्फैक्शन मिली। आप घरे बोल के देखना, दोबारा पानी पिया, मम्मी मुझे मजा नहीं आया, 8 मिनट की सेटिस्फैक्शन मिली। तो मिली, क्या पागलों वाली बात कर रहा है ना, ऐसे कभी हम सेटिस्फैक्शन को मेजर कर सकते हैं, ये तो बेवकूफ वाली बात है। ठीक है, तो उन्होंने बोला कि भाई एल्फ्रेड मार्शल तो बेवकूफ है, ठीक है, वो कैसे मेजर कर सकता है इस तरीके से तो मेजर ही नहीं किया जाना चाहिए। ठीक है, तो उन्होंने अपनी मेजरमेंट यहाँ पे एक तरीका बताया, उसको क्या बोलते हैं, ऑर्डिनल मेजरमेंट स्केल। ठीक है, जो क्या होगी, यूनिट फ्री, यानी कि जहां पे हम यूनिट के बारे में किसी प्रकार की बात नहीं करेंगे। वाज एबल टू ओवरकम दीज प्रॉब्लम्स। तो वहां पे काम क्या होता है कि हम इस प्रॉब्लम को क्या करेंगे, ओवरकम करेंगे। हम कैसे करेंगे, इसे रैंक प्रोवाइड करके, यानी कि रैंक प्रोवाइड करेंगे। मतलब ऐसे बोलेंगे कि इससे हमें ज्यादा सेटिस्फैक्शन मिली, इससे हमें कम मिली, इससे मुझे बिल्कुल ही बेकार मिली, बहुत ही वाहियात प्रोडक्ट था ये, तो इसको बोलते हैं रैंक प्रोवाइड करना सेटिस्फैक्शन को। तो एंड प्रेफरेंस ऑर्डरिंग, इसको बोला प्रेफरेंस ऑर्डरिंग बंडल्स। अकॉर्डिंग टू दिस अप्रोच वन कुड ऑर्डर डिफरेंट बंडल्स। तो जो एक कंज्यूमर है वो सिर्फ डिफरेंट बंडल्स को सिर्फ ऑर्डर प्रोवाइड कर सकता है, जैसे कि बेटर, हाँ भाई ये अच्छा था, मतलब हम बोलते हैं ना कई बार कि ये प्रोडक्ट उससे तो अच्छा था, तो बेटर वर्ड यूज कर लिया, या फिर उससे वर्स था, यार बहुत वाहियात था, बहुत बेकार प्रोडक्ट था, या फिर एज गुड एज, उस जितना ही अच्छा था। ठीक है, तो ऐसे वर्ड्स हम यूज करते हैं, उसको क्या बोलते हैं, ऑर्डिनल मेजरमेंट हम यूज कर रहे हैं यूटिलिटी को नापने के लिए। बट सेइंग नथिंग अबाउट स्ट्रेंथ ऑफ प्रेफरेंस, लेकिन ये कभी भी प्रेफरेंस की स्ट्रेंथ को शो नहीं करता, क्योंकि हो सकता है किसी एक को बेटर लगे, किसी दूसरे को बेकार लगे। तो प्रेफरेंस की स्ट्रेंथ यहाँ पे हम नहीं शो कर पाते, क्योंकि वो हम नहीं बता पा रहे वो कितना अच्छा लगा, है ना, क्योंकि हम सिर्फ रैंक प्रोवाइड कर रहे हैं, और रैंक हमेशा कंपैरिजन करके ही प्रोवाइड की जा सकती है। तो वही चीज़ है यहाँ पे। तो प्रेफरेंसेस जो है वो यहाँ पे जो J.R. इसकी जो प्रेफरेंस है वो कभी भी स्ट्रेंथ को ज़्यादा शो नहीं कर पाती। तो ये हमारे पास दो इंपॉर्टेंट मेजरमेंट का तरीका था यूटिलिटी को नापने का। अब बढ़ते हैं आगे अगले टॉपिक की तरफ, जिसका नाम क्या है, यूटिलिटी फंक्शन एंड प्रेफरेंसेस। अब ये यूटिलिटी फंक्शन और प्रेफरेंसेस क्या होते हैं ये समझते हैं। तो अ यूटिलिटी फंक्शन यू, अब एक यूटिलिटी फंक्शन है यू डिफाइंस द लेवल ऑफ यूटिलिटी, ये दिखाता है यूटिलिटी का लेवल दिखाता है अटेन्ड बाय अ कंज्यूमर, जो एक कंज्यूमर अटेन कर सकता है। मतलब एक कंज्यूमर जो कोई भी प्रोडक्ट को यूज कर रहा है या फिर कोई सर्विस यूज कर रहा है, तो उसे कितनी यूटिलिटी मिल रही है उसको कंज्यूम करने पे, एज अ फंक्शन ऑफ अमाउंट ऑफ कमोडिटी कंज्यूम बाय हिम। ठीक है, क्यों कितना अमाउंट की उसे यूटिलिटी मिल रही है उसको हम एक फंक्शन में नाप लेते हैं कि भाई u1 हमारे पास क्या है, वो फंक्शन है, और u x, y, यानी कि x, y हमने यहाँ पे दो गुड्स मान लिए, दोनों को यूज करने पे एक कंज्यूमर को कितनी सेटिस्फेक्शन मिल रही है उसको हम नाप सकते हैं इस फंक्शन के जरिए। यानी कि जब हम उसे एक मैथमेटिकल इक्वेशन की फॉर्म में दिखा देते हैं उसे हम क्या बोलते हैं, फिर यहाँ पे यूटिलिटी फंक्शन बोल के चलते हैं। अब यहाँ पे देखो, वेयर x एंड y रिप्रेजेंट द क्वांटिटीज, तो ये x और y रिप्रेजेंट कर रही है क्वांटिटीज को ऑफ कमोडिटी कंज्यूम बाय द कंज्यूमर, कि कंज्यूमर दो अलग अलग गुड्स की कितनी कितनी क्वांटिटी कंज्यूम कर रहा है। एंड u1 इज द यूटिलिटी लेवल, और u1 क्या है, वो यूटिलिटी लेवल जो कंज्यूमर को मिल रहा है, यानी कि वो सेटिस्फेक्शन जो कंज्यूमर को मिल रहा है। अ नंबर ऑब्टेन्ड फ्रॉम कंज्यूमिंग कमोडिटी बंडल, जो उसे कंज्यूम करने से मिल रहा है। तो मैंने बोला ना
वो कहाँ से ऑब्टेन हुआ है, जब वो गुड्स को यूज कर रहा है फिर सर्विस को यूज कर रहा है। तो इसको हम बोलते हैं यूटिलिटी फंक्शन का कंसेप्ट। ठीक है, तो ये चीज थी यहाँ पे। अब आगे बढ़ते हैं। अब आगे बढ़ने का सिंपल मतलब है, हाँ एक बात और डिस्कस कर लूँ। यूटिलिटी फंक्शन तो बता चुका मैं आप लोगों को। अगर हम प्रेफरेंसेस की बात करते हैं तो प्रेफरेंसेस का सिंपल सा मतलब ये है कि कंज्यूमर किस गुड्स को और किस बंडल को ज़्यादा प्रेफर दे रहा है, यानी कि उसे कौन से गुड्स पसंद आ रहे हैं, वो कौन से गुड्स को कंज्यूम करना चाह रहा है और उसे किसकी कंजप्शन ज़्यादा अच्छी लग रही है, उसको मैं पे क्या बोलते हैं, प्रेफरेंसेस बोल के चलते हैं। ठीक है, तो वो है, और उसके बारे में तो बाद में प्रीवियस टॉपिक्स में भी कर चुका हूँ। अब हम बात करते हैं रिलेशन बिटवीन टू यूटिलिटी फंक्शंस रिप्रेजेंटिंग सेम प्रेफरेंसेस। अगर दो यूटिलिटी फंक्शन सेम प्रेफरेंस को रिप्रेजेंट कर रहे हैं तो उनके बीच में क्या रिलेशन है वो समझते हैं। तो कंसीडरिंग टू यूटिलिटी फंक्शन u एंड v, हमने यहाँ पे दो फंक्शन मान लिए, दो यूटिलिटी फंक्शन, एक का नाम u एक का नाम v, दे बोथ विल रिप्रेजेंट सेम प्रेफरेंस। अगर वो सेम प्रेफरेंस रिप्रेजेंट कर रहे हैं तो ऐसा जब भी पॉसिबल होगा इफ एंड ओनली इफ देयर एग्जिस्ट अ स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन f। अगर वो फंक्शन स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है, यानी कि जो v है वो क्या है, हमारे पास एक fu का फंक्शन है, ठीक है, और fu का डेरिवेटिव ग्रेटर देन 0 है। जिन लोगों ने मैथ्स पढ़ी है और जिन्होंने कंसेप्ट पढ़ा है एक मैथ्स के अंदर इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग का, उन्हें पता होगा कि हम एक फंक्शन को इंक्रीजिंग जब बोलते हैं जब उसका डेरिवेटिव ग्रेटर देन 0 होता है, यानी कि डेरिवेटिव का आंसर पॉजिटिव होता है। और अगर गलती से डेरिवेटिव का आंसर नेगेटिव है या फिर लेस देन 0 है, इस बात का मतलब ये है कि फंक्शन डिक्रीजिंग है। और उसने यही बोला यहाँ पे कि अगर दो फंक्शन, दो अलग अलग यूटिलिटी फंक्शन अगर सेम प्रेफरेंस शो कर रहे हैं, इसका मतलब वो फंक्शन हो ना हो स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग होंगे, वरना ऐसा पॉसिबल नहीं है। तो ये एक इंपॉर्टेंट चीज थी, ये भी ध्यान रखना, एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है इस चीज के ऊपर। अब बढ़ते हैं आगे। आगे क्या, यूटिलिटी फंक्शन एंड इंडिफरेंस कर्व की यूटिलिटी फंक्शन का इंडिफरेंस कर्व से क्या रिलेशन है। यूटिलिटी फंक्शन की बात मैं कर चुका, यहाँ बात करी थी मैंने, ठीक है, कि जहाँ पे एक्स और वाई दो अलग अलग कोमोडिटीज की क्वांटिटी है जो एक पर्सन कंज्यूम करके सेटिस्फेक्शन लेता है या फिर यूटिलिटी गेन करता है, ठीक है। लेकिन बात है कि भाई उसका इंडिफरेंस कर्व से क्या रिलेशन है। भाई इंडिफरेंस कर्व क्या होते हैं, अगर आप लोगों को याद होगा पिछले टॉपिक में तो मैंने क्या समझाया था कि इंडिफरेंस कर्व भी दो गुड्स की ऐसी कोमोडिटीज को दिखाते हैं जहां पे एक कंज्यूमर इंडिफरेंट हो जाता है, क्योंकि हर एक कॉम्बिनेशन पे उसे क्या मिल रहा होता है, सेम लेवल का सेटिस्फेक्शन मिल रहा होता है ना। इसके बारे में मैंने बात करी थी। तो जब मैंने आपको ये समझाया तो मैंने आपको एक चीज समझाई थी, ये देखो एक ग्राफ बनाते हैं आईसी का, ठीक है। तो ये हमारे पास IC1, IC2, IC3 एंड IC4। तो अगर आप लोगों को याद हो तो मैंने यहाँ पे एक प्रॉपर्टी में बात भी करी थी कि हायर IC हमेशा हायर सेटिस्फेक्शन को शो करता है ना। क्योंकि आप जितनी ही IC के जितने बड़े लेवल पे जाओगे ना, कंज्यूमर उतने ज्यादा गुड्स कंज्यूम करना शुरू कर देता है। और हमने एक चीज पढ़ी थी जिसका नाम क्या था, मोनोटोनिक प्रेफरेंस। मोनोटोनिक प्रेफरेंस। और मोनोटोनिक प्रेफरेंस का मतलब ये होता है कि एक कंज्यूमर जितने ज्यादा गुड्स को कंज्यूम करेगा वो अपने आप को उतना ही सेटिस्फाइड फील करता है। वही चीज यहाँ पे है कि IC4 पे सबसे ज्यादा क्या है, सेटिस्फेक्शन लेवल, IC3 पे IC4 से कम सेटिस्फेक्शन लेवल है, IC2 पे दोनों से ही कम सेटिस्फेक्शन लेवल है, और IC1 पे सबसे कम सेटिस्फाइड फील कर रहा है कंज्यूमर। क्यों? क्योंकि यहाँ पे वो सबसे कम गुड्स कंज्यूम कर पा रहा है, यहाँ पे इससे ज्यादा, IC3 पे IC2 और IC1 ज्यादा गुड्स कंज्यूम कर रहा है, और IC4 पे सबसे ज्यादा गुड्स और सर्विस कंज्यूम कर रहा है। वही चीज यहाँ पे है, यही रिलेशन होता है यूटिलिटी फंक्शन के बीच में और इंडिफरेंस कर्व के बीच में, कि जितना ज्यादा कंज्यूमर हायर IC को रीच करता चला जाएगा, कंज्यूमर का सेटिस्फेक्शन लेवल उतना ही बढ़ता चला जाएगा, या फिर यूटिलिटी उतनी ज्यादा ही मिलती चली जाएगी, ठीक है। तो ये कंसेप्ट था IC का और यूटिलिटी फंक्शन का, ठीक है। और ये कहीं ना कहीं जो हर एक IC में जो पॉइंट आएंगे ना, वो कहीं ना कहीं यूटिलिटी फंक्शन को ही शो कर रहे होते हैं। अब बढ़ते हैं अगले टॉपिक की तरफ। इसलिए मैंने इसे ज्यादा एलाबरेट नहीं किया क्योंकि मैं समझा चुका था। मैंने आपको ऐसे समझा दिया कि क्या चीज होती है, क्या रिलेशन होता है यूटिलिटी फंक्शन और इंडिफरेंस कर्व के बीच में। अब बढ़ते हैं आगे, अगले पॉइंट की तरफ चलते हैं। तो मार्जिनल यूटिलिटी MU। अब समझते हैं MU का कंसेप्ट क्या होता है, यानी कि मार्जिनल यूटिलिटी का कंसेप्ट क्या होता है। अब हम सब जानते हैं एक प्रोड्यूसर, ये तो है नहीं है ना कि किसी कमोडिटी की एक यूनिट कंज्यूम करेगा फिर रुक जाएगा, ऐसा तो नहीं है ना। वो बार बार अलग अलग यूनिट कंज्यूम करता रहता है, यानी कि लगातार कुछ यूनिट कंज्यूम करता रहता है। तो जब भी एक कंज्यूमर
ठीक है, एडिशनल यूनिट कंज्यूम करता है किसी भी गुड्स की, किसी भी सर्विस की, तो उससे मिलने वाली सेटिस्फेक्शन को, यानी कि जो एडिशनल यूनिट कंज्यूम करने की सेटिस्फेक्शन उसे मिल रही है, ठीक है, उसे हम क्या बोलते हैं, मार्जिनल यूटिलिटी बोल के चलते हैं। ठीक है, इसको थोड़ा और से समझाता हूँ। सपोज करो आप मार्केट में गए, है ना, आप मार्केट में गए और वहाँ पे गर्मा गर्म छोले समोसे मिल रहे थे, है ना, और आपने बोला कि अरे भाई साहब क्या वाह लाजवाब खुशबू आ रही है, खाने का मन कर रहा है। आप गए, कईयों के जी में तो पानी भी से आ गया होगा, है ना, तो आप लोग गए और आप लोग वहाँ पे खाने बैठ गए। तो आप लोगों ने पहली प्लेट खाई, ठीक है, आपको सेटिस्फेक्शन मान लेते हैं, फिलहाल मैं यूटिल्स के अकॉर्डिंग ले रहा हूँ, तो आपको मान लो 50 यूटिल का सेटिस्फेक्शन मिला। ठीक है, 50 यूटिल का मिला, सेटिस्फेक्शन मिला। ठीक है, अब इसके बाद आपने जब दूसरी प्लेट खाई तो आपको मिला 40 यूटिल का सेटिस्फेक्शन, 40 यूटिल का सेटिस्फेक्शन। सेटिस्फेक्शन कम क्यों हुआ? जब पहले प्लेट पे 50 यूटिल्स था तो दूसरे प्लेट पे भी 50 यूटिल्स रहना चाहिए था। पैसे हमने सेम खर्च किए हैं, सेटिस्फेक्शन भी सेम लेवल का होना चाहिए था, पर ऐसा नहीं होता, क्योंकि मेरे भाई यहाँ पे एक लॉ काम कर रहा होता है, लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी, यानी कि अगर आप किसी भी गुड्स की क्वांटिटी को लगातार कंज्यूम कर रहे हो तो उससे मिलने वाली सेटिस्फेक्शन कम होती रहती है। ऐसा होता है या नहीं होता? बिल्कुल होता है। जब कोई भी चीज, कोई भी प्रोडक्ट, कोई भी गुड, कोई भी सर्विस पहली बार कंज्यूम करते हो, कितनी हाई लेवल की एक्साइटमेंट रहती है ना दिमाग में कि अरे यार मजा आ जाएगा, जो चीज मुझे मिल जाएगी। लेकिन जब आपको ऐसी चीज मिलेगी, धीरे धीरे आपके दिमाग में या फिर आपकी नजरों में उससे मिलने वाली सेटिस्फेक्शन कम होती रहेगी, है ना। जैसे कि अब देखो, जब आपने पहली बार मार्केट में गए, पहली बार क्या मतलब मार्केट में गए और आपने देखा कि यार छोले समोसे मिल रहे हैं, हमको बड़ा मजा आया देख के, और आपने पहली प्लेट खा ली। अब आपका जो स्वाद था ना, आपको टेस्ट चाहिए था, आपको मिल चुका है, आपका मन भर चुका है, आपने दूसरी प्लेट मंगवाई सिर्फ और सिर्फ अपने पेट भरने के लिए, क्योंकि टेस्ट तो आपने कर लिया है, तो आपको उस लेवल का मजा नहीं आएगा जिस लेवल का पहली प्लेट से आएगा। ठीक है, तो इसी को बोलते हैं लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। ठीक है, और इसका मैं एक एग्जांपल दे देता हूँ। पहले इससे पहले समझते हैं मार्जिनल यूटिलिटी यहाँ पे है क्या। तो मार्जिनल यूटिलिटी अगर मैं इस केस में बात करूँ तो पता है कितना आएगा, 40, क्योंकि मार्जिनल यूटिलिटी का मतलब ये होता है कि जब आप किसी भी गुड्स की, किसी भी सर्विसेज की एडिशनल यूनिट को यूज कर रहे हो तो उससे मिलने वाली एडिशनल सेटिस्फेक्शन कितनी है, तो वो 40 है। और कोई अगर आपने यहाँ पे टोटल यूटिलिटी पूछे तो कितनी बोलोगे? 50 पहली प्लेट से, 40 दूसरी प्लेट से, जमा करना सबको आता ही होगा ना, कितना आंसर आएगा? 90। तो 90 हमारे पास क्या होगा? TU का आंसर होगा इस केस में, है ना, 90 यूटिल्स, 90 यूटिल्स। तो ये हमारे पास क्या होगा? इसका आंसर होगा। ठीक है, अब आगे समझते हैं इस चीज़ को। तो ये तो उम्मीद है आपको यहाँ तक तो क्लियर हो गया कि भाई TU कितना था, MU कितना था। और हाँ, अगर लॉ ऑफ डिमिनिशन आपको एक और एग्जांपल समझाऊँ तो मैं एक, जैसे आपने देखा होगा कई बार हम खेल के आते हैं, वर्कआउट करके आते हैं, है ना, हमें कितना तक प्यास लगी होती है, तो उस टाइम पे आपने जब पहले गिलास का पानी पिया होगा, यानी कि आपको जब बिल्कुल पानी की बिल्कुल तलब लगी कि भाई पानी दे दो, बिल्कुल डिहाइड्रेट रखा हूँ मैं, है ना, तो जब आपने पहली बार पानी पिया होगा, पहला गिलास पानी पिया होगा, ठीक है, तो आपको सर्टिफिकेशन कितना मिला होगा पहली गिलास से? तो आप बोलोगे भैया चलो मान लीजिए 10 यूटिल्स। तो क्या आप जब दूसरी गिलास का पानी पियोगे, यानी कि जब आपने बोला कि भाई अभी मेरी प्यास मुझे नहीं है, मेरे को एक गिलास पानी होना चाहिए, क्या सेम लेवल का सेटिस्फेक्शन मिलेगा? आप बोलोगे बिल्कुल नहीं। क्यों नहीं मिलेगा? क्योंकि आपका जो उसका मेन काम था ना, प्यास का जो गिलास सूख रहा था, वो तो काम कर दिया पहले गिलास ने। अब दूसरे गिलास से आप सिर्फ अपना मन भरोगे, है ना, तो उससे मिलने वाली सेटिस्फेक्शन हो सकती है आपको 8 यूटिल्स की मिले, यानी कि कंफर्म है पहले वाले से कम की मिलेगी। ठीक है, तो ये चीज़ होती है। तो उम्मीद है आपको समझ आ गया मार्जिनल यूटिलिटी का मतलब क्या होता है। चलो अब इसको फॉर्मूले से भी समझ लेते हैं, बाकी मैं छोटे के लिए तो समझा चुका हूँ कि होता क्या है। ठीक है, तो इट इज चेंज इन टोटल यूटिलिटी, ये चेंज होता है टोटल यूटिलिटी के अंदर, रिजल्टिंग फ्रॉम अ स्मॉल चेंज इन क्वांटिटी ऑफ वन ऑफ द कमोडिटी। कि अगर आपने किसी भी एक प्रोडक्ट की, यानी कि किसी भी एक गुड की, चाहे वो X की हो चाहे Y की हो, अगर आपने उसकी क्वांटिटी में थोड़ा सा भी चेंज कर दिया, स्मॉल सा भी चेंज कर दिया, तो उसकी वजह से आपकी टोटल यूटिलिटी कितने से चेंज हो रही है, इसको हम क्या बोलते हैं? मार्जिनल यूटिलिटी बोल के चलते हैं। ठीक है, तो वन ऑफ द कमोडिटीज कंज्यूम्ड होल्डिंग कांस्टेंट ऑफ द क्वांटिटी ऑफ अदर कमोडिटी। पर एक चीज ध्यान रखना, आप उस टाइम पे दूसरे प्रोडक्ट की जो कमोडिटी है ना, क्वांटिटी है, उसको क्या कर रहे हो? कांस्टेंट रख रहे हो। यानी कि सपोज करो आपके पास दो गुड्स है X और Y, तो आपने सिर्फ एक की कंजप्शन को बढ़ाया, दूसरे को आपको क्या रखना है? कांस्टेंट रखना है। अगर आप X ज्यादा कंज्यूम कर रहे हो तो आपको देखना है कि X की वजह से सेटिस्फेक्शन किस लेवल पे राइज हो रहा है, यानी कि मार्जिनल यूटिलिटी कितनी आ रही
ही है, ठीक है। और अगर आप y को बढ़ा रहे हो तो आप x को कांस्टेंट रखोगे, तो y की वजह से सेटिस्फेक्शन कितना बढ़ रहा है। अब उसके लिए हमारे पास यहाँ पे दो फॉर्मूले आते हैं, एक आता है MUX का, मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ x, लिमिट x टेंड्स टू 0। एक मिनट वेट करना, ठीक है, एक मिनट। चलो अब आगे देखते हैं। हाँ, तो आगे बात कर रहा था, तो बात करते हैं MUX की। तो मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ x, तो इसका फॉर्मूला क्या बना, लिमिट x डेल्टा x टेंड्स टू 0, ठीक है। और ये लिमिट का कंसेप्ट मैथ्स वाले ज़्यादा रिलेट कर पाएंगे, इसलिए मैंने पहले थ्योरेटिकल पार्ट समझाया है, फिर से फॉर्मूला समझाना है मुझे। तो इसको बोलते हैं du/dx। अभी हम MUX निकाल रहे हैं, MUX यानी कि मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ x, यानी कि x की जब हमने x की क्वांटिटी में जब चेंज किया तो उसकी वजह से कितनी एडिशनल यूटिलिटी हमें गेन हुई। तो उसमें चेंज आएगा डेल्टा x टेंड्स टू 0, और डेल्टा u यानी कि यूटिलिटी में कितना चेंज आया, x की वजह से। इसको ऐसे पढ़ते हैं, ठीक है, कि u में चेंज x की वजह से, यूटिलिटी में चेंज आया x की क्वांटिटी को चेंज करने की वजह से। इसको अगर आप पूरे फुल फ्लैश फॉर्म में तो इस तरीके से लिखेंगे हम इसे, लिमिट डेल्टा x टेंड्स टू 0 ux प्लस डेल्टा x, क्योंकि आप x में चेंज कर रहे हो, y में कोई चेंज नहीं आया तो y को हमने क्या कर दिया, फिक्स कर दिया, ठीक है। और माइनस में कर देंगे इनिशियल क्वांटिटी, क्योंकि चेंज हम ऐसे कैसे निकालते हैं कि भाई जो चेंज आया वो यूटिलिटी लिखो और जो पुराने वाली यूटिलिटी है वो माइनस कर दो। जैसे मैंने, अगर मैं बात करूं आप लोगों से, अगर आपको चेंज निकालना है तो आप चेंज कैसे निकालोगे। सपोज करो, जैसे मैं आपको एग्जांपल देता हूं, जब हमने यहाँ पे समोसा खाया था एक प्लेट, तो जब पहला प्लेट खाया तो मैं कितनी मिली, 50 यूटिल्स, बाद में खाया 40 यूटिल मिली थी, लेकिन टोटल में कितनी हो गई, 90 यूटिल्स। तो चेंज कितने का आया टोटल यूटिलिटी में, तो पहले टोटल यूटिलिटी सिर्फ 50 थी, फिर कितनी हो गई, 90 हो गई, तो 90 में से 50 को माइनस कर दो। यहां से मैं आपको एक चीज और समझाता हूं, वो क्या कि MU का फॉर्मूला पता है क्या होता है, TUN माइनस में TUN-1, यानी कि TUN बाद वाली क्वांटिटी और TUN-1 उससे जस्ट पहले वाली क्वांटिटी आप माइनस कर दो, आपका मार्जिनल यूटिलिटी निकल जाएगा। तो वही चीज यहाँ पे है, ठीक है। तो लिमिट डेल्टा x टेंड्स टू 0, ये हमारा क्या बन गया, फॉर्मूला बन गया, और अपॉन में क्या रहेगा, डेल्टा x, ये u का u रह गया ऊपर। सेम ऐसे ही अगर आपको निकालना है मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ y, तो लिमिट y डेल्टा y टेंड्स टू 0, ठीक है, du/dy, क्योंकि अब की बार यूटिलिटी में चेंज आ तो रहा है, पर किसकी वजह से, y की कमोडिटी में चेंज की वजह से। लिमिट डेल्टा y टेंड्स टू 0, फंक्शन क्या बनेगा, ux प्लस में y प्लस डेल्टा y। अब की बार x फिक्स रहेगा, मैंने कहा था ना ऊपर ही कि जब भी आप किसी एक गुड की क्वांटिटी को चेंज करोगे दूसरे को कांस्टेंट मान के चलोगे, और इनिशियल वाला अपना माइनस कर दिया, नीचे क्या रहेगा, डेल्टा y, ठीक है। अब नोट में देखते हैं, यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट पॉइंट आया, व्हेन डेल्टा x एंड डेल्टा y अप्रोचेस टू 0, अगर डेल्टा x और डेल्टा y 0 को अप्रोच करने की कोशिश कर रहा है, और इन अदर वर्ड्स व्हेन चेंज इन द कमोडिटी, जब कमोडिटी में चेंज बिकम इनफाइनाइट स्मॉल, वो बहुत ज्यादा क्या हो जाए, स्मॉल हो जाए, मतलब ऑलमोस्ट चेंज जो है वो यहाँ पे आप नहीं कर रहे हो, बहुत ही कम कर रहे हो, द मार्जिनल यूटिलिटीज आर डिराइव्ड एज अ पार्शियल डेरिवेटिव। तो हम यहाँ पे मार्जिनल यूटिलिटी निकालते हैं, एक मिनट वेट करना। चलो बाकी देखते हैं। हाँ, तो हम किस चीज़ के बारे में बात कर रहे थे, तो हम यहाँ पे बात कर रहे थे कि जो हम डेरिवेटिव निकालेंगे या फिर जो मार्जिनल यूटिलिटी निकालेंगे वो निकालेंगे पार्शियल डेरिवेटिव्स की हेल्प से ऑफ यूटिलिटी फंक्शन, किसका, यूटिलिटी फंक्शन का, विद रिस्पेक्ट टू x। केस ऑफ MUX विद रिस्पेक्ट टू y इन केस ऑफ MUY, ठीक है। और y के शेप में करेंगे जब हम MUY के बारे में बात करेंगे, तो वो चीज़ आप यहाँ समझ लेते हैं फटाफट फॉर्मूले में, कि अगर आप मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ x निकाल रहे हो तो आप पार्शियल डेरिवेटिव करोगे, ठीक है, x के रिस्पेक्ट में, और अगर आप मार्जिनल यूटिलिटी y निकाल रहे हो तो पार्शियल डेरिवेटिव करोगे y के रिस्पेक्ट में, ठीक है। तो बस ये थोड़ा सा फॉर्मूला था, पर ये होगा जब डेल्टा x और डेल्टा y अप्रोचेस टू 0, यानी कि वो बिल्कुल 0 के करीब है, या फिर उसमें हम चेंज जो है वो बहुत ना के बराबर कर रहे हैं, यानी कि बहुत मिनिमम सा चेंज है, इनफाइनाइट स्मॉल चेंज है, ठीक है। अब आगे देखते हैं, वैसे टॉपिक तो खत्म हो गया यहाँ तक का, ठीक है। हाँ, तो यहाँ तक हमारा जो टॉपिक है वो फिनिश हो गया है। अब बस मात्र कुछ कंसेप्ट्स और बाकी हैं फर्स्ट चैप्टर के, ठीक है। उम्मीद है आपको जो है चैप्टर समझ में आ रहा है। फिर भी किसी भी तरह की क्वेरी लगे, कोई भी डाउट लगे, आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना, मैं क्वेरीज को सोल्व करने की पूरी कोशिश करूंगा आने वाली वीडियोज में, ठीक है। और अगर भाई वीडियो पसंद आई तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना, ठीक है। उन बच्चों में शेयर भी कर देना जिन बच्चों का एग्जाम होने वाला है, और प्लीज जाके इग्नू अड्डा को सब्सक्राइब कर देना, ठीक है। क्योंकि कॉलेज अड्डा, अगर आप ये वीडियो कॉलेज अड्डा पर देख रहे हो तो इसको थोड़ा सपोर्ट भी कर देना, और उन बच्चों में शेयर भी कर देना जो आपके दोस्त वगैरह क्या हो इग्नू में पढ़ रहे हो, ठीक है, ताकि उनकी भी हेल्प हो जाए, ठीक है। और बाकी तो आप लोग कोई दिक्कत तो आप क्वेरी बता सकते हो कमेंट बॉक्स में, ठीक है। अब जिसको जो उतारना उतार सकता है, मैं हट रहा हूँ बोर्ड के सामने से। अब चालू करते हैं आज का कंसेप्ट। तो कंसेप्ट हमारे पास क्या था, ब्लॉक
फर्स्ट है। और हाँ, सब्जेक्ट कोड क्या है, BECC 105, क्योंकि इग्नू वालों के लिए तो भाई हर स्टूडेंट का क्या होता है, अपना एक कोड होता है, तो उनके लिए कोड ये है। अब ये ब्लॉक फर्स्ट के लिए है और यूनिट फर्स्ट चल रही है हमारी। अब ब्लॉक फर्स्ट क्या था, कंज्यूमर थ्योरी क्या होती है, उसमें यूनिट नंबर फर्स्ट था हमारा प्रेफरेंसेस एंड यूटिलिटी, और उसके ऊपर ही हमारा क्या है, आखिरी टॉपिक होने वाला है। तो चलो अब देखते हैं इसको आगे। तो इसमें हमें पढ़ना क्या है, एक तो पढ़ना है रिलेशनशिप बिटवीन MU एंड MRS की, MU और MRS के बीच में क्या रिलेशन होता है, और इसके अलावा हम कुछ केसेस में, ठीक है, आईसी कर्व को भी डिस्कस करेंगे। और इस कंप्लीट सीरीज के नोट्स भी ऑलरेडी प्रिपेयर हो चुके हैं विद इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर पीडीएफ। जिनको नोट्स परचेज करने हैं वो इस नंबर पे जाए 9667836336 पे व्हाट्सएप करके नोट्स भी ले सकते हैं। अब हम चालू करते हैं आज का कंसेप्ट। तो सबसे पहले समझते हैं रिलेशनशिप बिटवीन MU एंड MRS की। MU और MRS के बीच में क्या रिलेशन देखने को मिलता है। IC curve is a locus of those bundles X and Y which give same level of utility or satisfaction to our consumer। तो इसको हम डिस्कस कर चुके थे जब हमने IC को डिस्कस किया था कि इंडिफरेंस कर्व हमेशा ऐसे पॉइंट्स को शो करता है, ठीक है, जहां पे एक कंज्यूमर को बंडल्स अलग अलग होंगे, गुड्स अलग अलग हो सकते हैं, लेकिन सेटिस्फेक्शन लेवल क्या रहेगा, सेम रहेगा। उसको हम यहाँ पे क्या बोलते हैं, IC कर्व बोलते हैं, ठीक है। तो यानी कि हम IC कर्व पे डिफरेंट कॉम्बिनेशंस वो डिस्कस करते हैं जहां पे हम किसी पर्टिकुलर गुड्स की अलग अलग क्वांटिटीज को एंजॉय करते हैं, बट सेटिस्फेक्शन लेवल में किसी प्रकार का चेंज हमें देखने को नहीं मिलता। वही बात हमने यहाँ पे कर ली। देयरफॉर इट कैन बी रिप्रेजेंटेड इन अ फंक्शनल फॉर्म। तो इसको अगर हम एक फंक्शन की फॉर्म में लिखें, यानी कि मैथमेटिकल इक्वेशन की फॉर्म में लिखें, तो उसे ऐसे लिखेंगे ux, y इक्वल्स टू u1। अब u का मतलब यहाँ पे क्या है कि भाई हम x और y हमारे पास क्या है, क्वांटिटीज अलग अलग गुड्स की, और ये हमारे पास क्या है, यूटिलिटी जो उससे मिलने वाली है, और वो किसके बराबर है, U1 के बराबर है, यानी कि U1 वो यूटिलिटी है जिसके बराबर है वो। अब समझते हैं इस वाली इक्वेशन को। तो ये बनी हमारी मेन इक्वेशन uxy इक्वल्स टू U1। तो ये आ गया हमारे पास, तो ये तो होगी मेन इक्वेशन। अब हम कर देंगे इसका डिफरेंशिएशन, क्योंकि मैं आपको डेरिवेशन समझा रहा हूं कि रिलेशनशिप क्या होती है MRS के बीच में और मार्जिनल यूटिलिटी के बीच में। तो हम कर देंगे इसका डिफरेंशिएशन। तो डिफरेंशिएटिंग दिस फंक्शन टोटली, अगर इसका डेरिवेटिव करेंगे तो क्या आएगा, तो du अपॉन में x, y dx। तो ये हो गया डेरिवेटिव x के रिस्पेक्ट में, मल्टीप्लाई में dx भी रहेगा। फिर ऐसे ही du xy y के रिस्पेक्ट में, तो ये क्या रहेगा dy, और ये हमारे पास क्या आ गया du1। अब मैं आपको एक चीज समझा देता हूं, जो ये सिंबल लगे हुए हैं ना, आपको d के सिंबल में डिफरेंस दिख रहा होगा। यहाँ पे देखो ये बिल्कुल ऐसे बनाया हुआ है गोल सा, है ना, और एक ये यूं है, इसको बोलते हैं पार्शियल डेरिवेटिव, और ये होता है सिंपल डेरिवेटिव का सिंबल, ठीक है। तो यहाँ पे पार्शियल डिफरेंशिएशन हुआ है और ये सिंपल डेरिवेटिव का सिंबल है, ये पार्शियल डेरिवेटिव, सिंपल डेरिवेटिव, ठीक है, सिंपल डेरिवेटिव। अब जब मैं करूंगा यहाँ पे डिफरेंशिएशन का, तो ये देखो हमने ये टॉपिक ना पिछले कंसेप्ट में डिस्कस किया था, जहां पे मैंने आपको मार्जिनल यूटिलिटी समझाया था, ठीक है। जिनको याद नहीं है पर याद दिला देता हूं कि भाई पहले तो आप ये समझो कि MRS और मार्जिनल यूटिलिटी होता क्या है, और इसलिए मैं हमेशा बोलता हूं कि किसी भी चैप्टर की वीडियोस को हमेशा टॉपिक वाइज और सीरीज वाइज ही कंप्लीट किया करो, ताकि आपके हर एक कंसेप्ट टॉपिक वाइज ही क्लियर होते चले जाएं। फिर मैं आपको समझाता हूं। देखो मार्जिनल यूटिलिटी का मतलब क्या होता है कि जब भी एक कंज्यूमर एडिशनल क्वांटिटी कंज्यूम करता है, तो उस एडिशनल क्वांटिटी कंज्यूम करने की वजह से उसे कितनी एडिशनल सेटिस्फेक्शन मिल रही है, इसको हम क्या बोलते हैं, मार्जिनल यूटिलिटी बोलते हैं, ठीक है। तो ये तो हो गई मार्जिनल यूटिलिटी की बात। अब बात करते हैं MRS की, भैया मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन क्या होता है। जब भी एक कंज्यूमर किसी एक पर्टिकुलर गुड की क्वांटिटी को ज्यादा कंज्यूम करना चाहता है, फिर ज्यादा कंज्यूम कर रहा होता है, तो उसे दूसरी क्वांटिटी कम करनी पड़ती है। तो जो ये रेशियो होता है ना, गेन करने का और सैक्रिफाइस करने का, उसी को मैं क्या बोलते हैं, मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन बोलते हैं। यानी कि एडिशनल कितनी क्वांटिटी, मतलब एडिशनल क्वांटिटी कंज्यूम करने के लिए कितनी क्वांटिटी दूसरे गुड्स की सैक्रिफाइस करनी पड़ रही है, इसी को हम MRS बोलते हैं, ठीक है। तो ये तो हो गई MRS की बात, जो हम डिस्कस कर चुके हैं पहले ही टॉपिक्स में। मैंने आपको मार्जिनल यूटिलिटी भी समझाया, MRS भी ऑलरेडी समझा चुका हूं, ठीक है। अब तो हमें सिर्फ रिलेशनशिप देखनी है। तो ये हमने कर दिया डेरिवेटिव। जैसे डेरिवेटिव किया, तो जब भी हम x के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव करेंगे, तो क्या आंसर आएगा, हमारे पास आएगा मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ x, इनटू में क्या रहेगा dx। यहां से क्या आएगा, मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ y, इनटू में क्या रहेगा dy, बराबर किसके आएगा, 0 के, ठीक है। अब बात है 0 क्यों, क्योंकि U1 क्या है, U1 है वो फिक्स यूटिलिटी जो हमें गुड्स की अलग अलग क्वांटिटी को कंज्यूम करने में मिल रही है, और ये कांस्टेंट वैल्यू है। तो कांस्टेंट वैल्यू का डेरिवेटिव, कांस्टेंट का डेरिवेटिव क्या होता है, 0 होता है, ठीक है। ये चीज ध्यान भी रखना, कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0 होता है। और
एक चीज समझा देता हूँ, जिनको डेरिवेटिव समझ में नहीं आया, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, आप इन स्टेप्स को थोड़ा सा ध्यान में रख सकते हो। क्या समझा तो रही हूँ आपको, क्योंकि उनको समझने में बहुत ज्यादा दिक्कत आएगी जिनके पास 11 12 में मैथ्स नहीं थे, या फिर जिन्होंने डेरिवेटिव का कंसेप्ट नहीं पढ़ रखा है, ठीक है। तो कोई दिक्कत नहीं है, आप इसको 0 के बराबर रख लो यहाँ पे, तो 0 के बराबर हमने यहाँ पे रख लिया, मोस्ट ऑलरेडी 0 होता है, ठीक है। और नहीं तो आप सिर्फ ना मेन चीजें देख सकते हो, डेरिवेशंस पे इतना फोकस मत करो आप, जो है मैं मेन रिलेशनशिप को समझा दूंगा, उस पर फोकस करना, ठीक है। आगे देखते हैं यहाँ पे अब, तो यहां से क्या आया, mu(x dx mu(y dy) इक्वल्स टू 0। अब यहां से निकालते हैं किसकी वैल्यू, mu(x) की वैल्यू, ठीक है। तो देखो पहले अब क्या करेंगे हम यहाँ पे, तो ये सिंपल इक्वेशन बन गई, ये बन गई हमारे पास यहाँ पे सिंपल इक्वेशन। मुझे लगता है यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं होगी किसी को, इस पॉइंट तक तो किसी को कोई भी दिक्कत नहीं आ रही होगी, ठीक है। थोड़ा बहुत दिक्कत आएगी इस पॉइंट पे, तो ये तो हो गया सबका, ये तो मैंने पिछली वीडियो में डिस्कस किया था। इसको भेज देंगे हम वहां पे जाके, अब इसको जब वहां पे भेजूंगा मैं, तो यहाँ जाके माइनस का हो जाएगा। सबको पता है कि मैथ्स में ये चीज प्लस में है, यहाँ पे वहां जाके क्या हो जाएगी, माइनस की हो जाएगी, तो वहां जाके माइनस की हो गई। अब यहाँ पे क्या है, dx है, dx इसके मल्टीप्लाई में है, नीचे भेज दूंगा डिवाइड में, तो ये क्या हो जाएगा हमारे पास dy बाई dx, ठीक है। और ये क्या आ जाएगा, इसको भेज दूंगा यहाँ पे, क्योंकि ये इसके मल्टीप्लाई में था, ये वहां तक डिवाइड हो गया, और ये इसके मल्टीप्लाई में यहाँ के डिवाइड में हो जाएगा, तो ये वैल्यू आ गई। यानी कि mu(x अपॉन mu(y) बराबर होता है माइनस dy बाई dx, और यही बराबर होता है mrs अपॉन में xy। तो क्या मैं यहां से रिलेशनशिप बता सकता हूं कि मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन में और मार्जिनल यूटिलिटी में क्या रिलेशन होता है? तो बिल्कुल, कि जो मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन है वो रेशियो होता है मार्जिनल यूटिलिटीज का दो कमोडिटीज के बीच में। तो वही चीज मैंने यहाँ पे लिख भी दी है। तो अगर आपको डेरिवेशन में कोई दिक्कत आ भी गई तो ठीक है, मत देखो इसको, ठीक है। मेन एक ये चीज थी कि रिलेशनशिप को दिखाते कैसे हैं, अब ये वाली बात याद रखना, इसे मैंने लाइन लिख भी दिया थ्योरी की फॉर्म में, ये इंपॉर्टेंट है। मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन इज रेशियो ऑफ मार्जिनल यूटिलिटीज ऑफ टू गुड्स, कि जो मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन है वो रेशियो होता है दो कमोडिटीज के बीच में मार्जिनल यूटिलिटी का, ठीक है। तो बस ये हो गया हमारे पास एक मेन बात, ठीक है। अब बढ़ते हैं आगे। अब आगे क्या है, आगे 1 मिनट वेट करना, ठीक है, 1 मिनट रुकना। चलो आगे देखते हैं। हाँ, तो हम किसके बारे में बात कर रहे थे, यूटिलिटी फंक्शंस के बारे में एंड अंडरलाइंग इंडिफरेंस कर्व। और हमें कुछ इंडिफरेंस कर्व भी समझने पड़ेंगे, कुछ इंडिफरेंस कर्व अलग अलग यूटिलिटी फंक्शन के केस में। तो इसके लिए आपको कुछ गुड्स समझने पड़ेंगे। दो तरह के मेनली गुड्स होते हैं, एक तो सब्स्टिट्यूट गुड्स, दूसरा कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स। पहले समझते हैं सब्स्टिट्यूट गुड का मतलब क्या होता है। सब्स्टिट्यूट गुड हम उन गुड्स को बोलते हैं जो गुड्स हम एक दूसरे की जगह यूज कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल टी एंड कॉफी, कोक, पेप्सी, या फिर और भी बहुत सारे ऐसे गुड्स हैं जो कहीं ना कहीं एक दूसरे को क्या करते हैं, सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं। जनरली आपने देखा होगा कि परफेक्ट सब्स्टिट्यूट अवेलेबल होना तो मुश्किल होता है, बट सब्स्टिट्यूट अवेलेबल जरूर होते हैं। आप किसी भी सेगमेंट में चले जाओ, आप मोबाइल फोन्स को देखोगे बहुत सारे ऑप्शंस हैं, व्हीकल्स को देखोगे बहुत सारे ऑप्शन है, टेलीविजन को देखोगे बहुत सारे ऑप्शन है। यानी कि हर पर्टिकुलर गुड्स के लिए मल्टीपल कंपनीज कंपीट करी होती हैं, जिसकी वजह से कहीं ना कहीं बायर्स के पास सब्स्टिट्यूट अवेलेबल जरूर होते हैं। तो परफेक्ट सब्स्टिट्यूट का बस मतलब ये होता है कि आप जो है, अगर आपको एक चीज नहीं भी मिली तब भी आप दूसरी चीज को कंज्यूम करके काम चला सकते हो। फॉर एग्जाम्पल, अगर मान लो चाय की बात करते हैं हम, तो जब चाय की बात करूंगा तो मान लो किसी को चाय महंगी लग रही है तो वो कॉफी की तरफ शिफ्ट कर सकता है, अगर कॉफी महंगी हो गई तो वो चाय की तरफ शिफ्ट कर सकता है। इनकी ये बिल्कुल परफेक्टली सब्स्टिट्यूट गुड्स हैं, लोग एक दूसरे की जगह कंज्यूम कर सकते हैं, ठीक है। ऐसे ही कोक और पेप्सी है, आप जनरली देखा होगा आपने कि अगर हम बेवरेजेस की बात करते हैं, कोल्ड ड्रिंक्स, सॉफ्ट ड्रिंक वगैरह की, तो लोग जनरली कुछ भी उसमें पी सकते हैं, क्योंकि ऑलमोस्ट जो है ना, टेस्ट जो है ऑलमोस्ट क्या रहता है, सबका सेम ही रहता है। तो कोई सी भी जो मिल जाती है लोग वही ले लेते हैं कोल्ड ड्रिंक के अंदर, है ना। तो ये हमारे पास क्या हो गया, ये भी एक एग्जांपल हो गया किस चीज का, परफेक्ट सब्स्टिट्यूट का। तो ये तो हो गई बात किस गुड्स की, सब्स्टिट्यूट गुड्स की बात हो गई, ठीक है। तो चलो फिर फटाफट ना सब्स्टिट्यूट गुड्स के टॉपिक को डिस्कस कर लेते हैं, बाद में समझाऊंगा कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स क्या होते हैं, ठीक है। एक बात और, सब्स्टिट्यूट गुड्स का ना डिमांड पे भी एक इंपैक्ट पड़ता है। जैसे फॉर एग्जांपल अगर बात कर रहा हूं कोक और पेप्सी की, अगर कोक ने अपने प्राइस बढ़ाए तो हम सब जानते हैं कि कोक की डिमांड कम हो जाएगी और पेप्सी की डिमांड क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। क्यों? क्योंकि लोग कुछ ना कुछ तो पिएंगे। और अगर पेप्सी ने अपने प्राइस बढ़ाए, ठीक है, तो क्या होगा, पेप्सी की डिमांड कम हो जाएगी, कोक की डिमांड बढ़ जाएगी। यानी कि एक के प्राइस का इंपैक्ट दूसरे की डिमांड पे भी पड़ सकता है। वो सब हम बात करेंगे जब आपको डिमांड पढ़ाऊंगा, अभी तो फिलहाल हमारे पास डिमांड का काम नहीं है, बस मैंने ऐसे बता दिया कि सब्स्टिट्यूट गुड्स को हम डिमांड के केस में भी डिस्कस करते हैं। अब समझते हैं परफेक्ट सब्स्टिट्यूट को इस केस में। तो अगर मैं परफेक्ट सब्स्टिट्यूट की बात कर रहा हूं तो ये उसका हो गया यूटिलिटी फंक्शन। आपको कुछ चीजें हर एक केस में पता लगानी पड़ेगी। एक तो पहली बात, यूटिलिटी फंक्शन
कौन सा है, यूटिलिटी फंक्शन देखोगे और उसके अलावा एमआरएस देखोगे कि एमआरएस क्या है उस पर्टिकुलर टॉपिक में, फिर पर्टिकुलर कंसेप्ट में। तो परफेक्ट सब्स्टिट्यूट की जब मैं बात कर रहा हूं तो यूटिलिटी फंक्शन x और y का हमारा क्या बनता है, ax प्लस में by। अब बात ये है a और b क्या है, और एक चीज और ध्यान रखना कि a और b दोनों जीरो से क्या होंगे, बड़े होंगे, यानी कि a और b ग्रेटर देन जीरो है। वेयर ये लिखा भी हुआ है मैंने, वेयर a यूनिट ऑफ x कैन बी सब्स्टिट्यूटेड, हमने a को सब्स्टिट्यूट कर दिया यानी कि a क्वांटिटी सब्स्टिट्यूट कर दी गुड x की, किसके साथ, b यूनिट ऑफ क्वांटिटी y, ठीक है, b यूनिट्स ऑफ y प्रोडक्ट इसके साथ। तो ये a और b क्या हो गए, एक तरह से सब्स्टिट्यूशन रेट हो गए। और जो इसका एमआरएस बनता है, अब देखो ये दो अलग आईसी है, सॉरी तीन अलग आईसी है, IC1 IC2 IC3। तो आपने देखा होगा जनरली आईसी जो है, मैंने समझाया भी था, कन्वेक्स होता है, हमने प्रॉपर्टीज में डिस्कस किया था, अंदर में डिस्कस किया था कि जो आईसी है वो कन्वेक्सिटी शो करता है, बट यहाँ पे देखो आईसी कन्वेक्स नहीं है, बिल्कुल एक स्ट्रेट लाइन है, IC1 IC2 IC3। इससे आपको ये पता लग गई कि अगर हम बात करते हैं परफेक्ट सब्स्टिट्यूट के केस की, तो वहां पे जो आईसी कर्व बनता है वो कैसा बनता है, परफेक्ट सब्स्टिट्यूट बनता है, जैसे यहाँ पे है। और अगर हम इसको देखते हैं एमआरएस XY का, तो ये क्या बनता है हमारा A/B, यानी कि मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन x और y के बीच में क्या बनता है, A/B। वही हमारे पास क्या आ गया, इसका आंसर आ गया। तो ये भी चीज बिल्कुल ध्यान रखना। अब चलते हैं अगले कंसेप्ट की तरफ, परफेक्ट कॉम्प्लीमेंट्स यानी कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स। कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स वो गुड्स होते हैं जो एक दूसरे की डिमांड को कंप्लीट करते हैं। पता ऐसे गुड्स होते हैं बिल्कुल, जैसे कार और पेट्रोल एक दूसरे के बिना यूज नहीं कर सकते। क्या पेट्रोल हम यूं ही यूज करेंगे बिना कार के, और क्या कार हम बिना पेट्रोल के चला सकते हैं, बिल्कुल नहीं। मतलब पेट्रोल और डीजल जो भी मान लो आप, ठीक है। तो ये इनको बोलते हैं कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स। एक और एग्जांपल दूं, पेन और इंक। जैसे मान लो मेरे पास रेड मार्कर है और ये रेड कलर की इंक है, तो मैं जितना ज्यादा रेड मार्कर यूज करूंगा इंक भी उतनी ज्यादा यूज होगी, और जितना कम रेड मार्कर यूज करूंगा इंक भी उतनी कम यूज होगी। तो इनको बोलते हैं कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स, जो कहीं ना कहीं सेम प्रोपोर्शन में यूज होते हैं और यही नहीं एक दूसरे की डिमांड को फुलफिल करते हैं। और अगर मान लो कि कार की डिमांड कम हो गई, तो भाई जब कार कम लोग यूज करेंगे तो पेट्रोल भी कम खर्च होगा, तो पेट्रोल की डिमांड भी कम हो जाएगी। और कार ज्यादा यूज करेंगे, या फिर व्हीकल कोई भी, मैं कार की बात की हो रहा हूँ, व्हीकल कोई भी अगर ज्यादा यूज करेंगे तो पेट्रोल का यूज भी क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से कहीं ना कहीं ये जो है एक दूसरी डिमांड को फुलफिल करते हैं और सेम प्रोपोर्शन में यूज किए जाते हैं। और सेम प्रोपोर्शन का मतलब कभी भी 1:1 नहीं होता, ठीक है, कि जितना कार यूज हो रही है उतना ही पेट्रोल भी यूज होगा, वो तो बढ़ेगा ही, लेकिन सेम प्रोपोर्शन में नहीं बढ़ता। तो वही चीज है। तो व्हेन कमोडिटीज आर परफेक्ट कॉम्प्लीमेंट्स, अगर कमोडिटी परफेक्ट कॉम्प्लीमेंट होती है, दे आर कंज्यूम्ड इन फिक्स प्रोपोर्शंस, तो हम इन्हें कंज्यूम करते हैं एक फिक्स प्रोपोर्शंस के अंदर। जैसे कि UXY मिनिमम ऑफ AX प्लस में BY, ठीक है, जहां पे हमारे पास ये रहा AX इक्वल्स टू BY। तो ये हमारे पास इस लाइन का नाम है, इस लाइन का आप एक तरह से इक्वेशन समझ सकते हो। लेकिन यूटिलिटी फंक्शन ये है कि x और y मिनिमम होगा AX BY का। अब यहाँ पे दो IC1 बने, एक IC1 और एक IC2, और इसको बोलते हैं किंक IC, किंक इंडिफरेंस कर्व, क्योंकि K की शेप में बन रहा है ऑलमोस्ट, है ना। तो अगर आप इसको देखो तो इसमें ना दो तरह की लाइन आई है IC1 में भी, एक हॉरिजॉन्टल लाइन, एक, ठीक है, एक हॉरिजॉन्टल लाइन ये वाली और एक वर्टिकल लाइन, ऐसे ये वाली हॉरिजॉन्टल लाइन, ये वाली वर्टिकल लाइन। तो इंडिफरेंस कर्व विल एल शेप, तो इसको हम बोलते हैं एल शेप या फिर किंक शेप इंडिफरेंस कर्व विद किंक्स है इनके अंदर। तो एट पॉइंट्स A B C वेयर AX इक्वल्स टू BY, और जहां पे AX बराबर किसके है, BY के बराबर है, जैसे मैंने आपको लिख भी दिया था ना यहाँ पे कि इस लाइन के ऊपर कोई भी एल शेप का पॉइंट बनाओगे वहां पे AX बराबर क्या होगा, BY के होगा। ऐसे ही MRS XY इक्वल्स 0, जो मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन है, क्योंकि ये पता लगाना भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि भाई जब तक आप मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन का पता नहीं लगा पा रहे तो आप क्या कर रहे हो, क्योंकि आपको स्लोप ही नहीं पता लग रहा। हमेशा जैसे हमने यहाँ पे MRS XY को क्या दिखाया, A/B, तो ये क्या हो गया, स्लोप हो गया इस IC का। अगर आपसे कभी पूछा जाए कि भाई परफेक्ट सब्स्टिट्यूट के केस में स्लोप बताओ क्या होता है IC का, तो क्या बोलोगे, A/B, ठीक है। अब वहां का स्लोप हम वहां पता लगा रहे हैं, तो MRS XY इक्वल्स टू 0 अलोंग वर्टिकल पार्ट। तो जब हम वर्टिकल पार्ट की बात करते हैं, यानी कि अगर मैं इस वाले पार्ट की बात कर रहा हूं, इसको बोलेंगे ना वर्टिकल पार्ट, इसको बोल रहा हूं, इसको बोल रहा हूं, तो वर्टिकल पार्ट के केस में जो MRS है वो क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा इस कर्व का, इनफाइनाइटली अलोंग हॉरिजॉन्टल। और जो अगर हॉरिजॉन्टल की बात करते हैं, यानी कि अगर मैं मान लो इसकी बात कर रहा हूं, इसकी, इस वाले IC1 के अंदर, इस वाले IC2 के अंदर, तो ये तो हॉरिजॉन्टल लाइंस है, इसके केस में इंफिनिटी होती है MRS की वैल्यू। तो वेयर एज अलोंग द किंक्स MRS XY इज नॉट डिफाइंड, और जो किंक्स जो टाइप, जैसे ये जो पॉइंट है, ये जो पॉइंट है यहाँ पे जो है ना, वो नॉट डिफाइंड, यानी कि
के अलोंग जो है आईसी जो क्या हो जाता है, नोट डिफाइंड हो जाता है, एमआरएस एक्स वाई जो है वो नोट डिफाइंड हो जाता है। तो यहाँ पे 3 एमआरएस आए, ठीक है, लिख देता हूं यहाँ पे। हॉरिजॉन्टल के लिए अलग, ठीक है, क्या आया था हॉरिजॉन्टल के लिए, हॉरिजॉन्टल आया था इंफिनिटी, वर्टिकल के लिए अलग, और ये क्या आया था हमारे पास यहाँ पे 0, ठीक है। और अगर हम किंग्स की बात करते हैं तो किंग्स पे क्या आया, नोट डिफाइंड, नोट डिफाइंड। तो ये बना हमारे पास इस केस में। अब चलते हैं लास्ट केस की तरफ, जिसका नाम क्या है यहाँ पे, कोब डगलस, कोब डगलस यूटिलिटी फंक्शन। तो अभी हमारे पास एक यूटिलिटी फंक्शन है जिसको हम तो बहुत रेयर केस में इकोनॉमिक्स में यूज करते हैं, बट फिर भी मोरेंट तो वही बुक में था तो पढ़ लेते हैं फटाफट। तो यूटिलिटी फंक्शन इज यूज्ड वेरी ऑफन इन इकोनॉमिक एनालिसिस, इसको इकोनॉमिक एनालिसिस में यूज करते हैं, ठीक है। तो यू एक्स वाई एक्स सी और वाई डी वेयर पॉजिटिव नंबर सीओडी, जहां पे सीओडी क्या है, पॉजिटिव नंबर है, डिस्क्राइब रिलेटिव इंपोर्टेंस ऑफ द कमोडिटी, ये कहीं ना कहीं रिलेटिव इंपोर्टेंस दिखाते हैं किस चीज के बीच में, कमोडिटीज के बीच में, या फिर आप यहाँ पे ये भी कह सकते हो कि ये प्रेफरेंसेस को शो करते हैं कंज्यूमर की, कंज्यूमर किस तरह की प्रेफरेंस के हिसाब से काम कर रहा है। तो जो एमआरएस है एक्स वाई का, वहां पे क्या बनता है, एमयू एक्स अपॉन में एमयू वाई, ठीक है। और एमआरएस एक्स वाई क्या बनेगा हमारा, सी सी एक्स की सी माइनस 1 वाई की डी, ये डेरिवेटिव की वजह से हुआ है, ठीक है। बस आप यहाँ पे ये मेन ध्यान रखना कि ये हमारा एमआरएस, ठीक है, एक्स वाई का सी डी इंटू में वाई एक्स, बस ये इंपॉर्टेंट है। तो इन द यूटिलिटी यू एक्स वाई, तो एक्स की पावर सी वाई की पावर डी है, लेट यूटिलिटी लेवल के, तो अगर हम यूटिलिटी लेवल के मान रहे हैं, यानी के हमारे पास क्या है, हमें के यूटिलिटी मिली है, तो के बराबर क्या आएगा हमारे पास, एक्स सी और y की पावर d, जो हमारा क्या बन गया, y इक्वल्स टू k की पावर 1 अपॉन d, x की पावर है माइनस c अपॉन d। सब्स्टिट्यूटिंग वैल्यू ऑफ y, अगर हम इसमें y की वैल्यू को सब्स्टिट्यूट कर दें तो एक्सप्रेशन हमारा क्या बन जाएगा, mrs xy का b गेट mrs xy इक्वल्स टू c अपॉन d, k की पावर 1 अपॉन d और c की पावर माइनस c अपॉन d बाय d। तो ये हमारे पास क्या बनेगी, इक्वेशन बनेगी। Here MRS XY डिक्रीजेस, जहां पे हमारा MRS XY है वो डिक्रीज करेगा, ठीक है। अगर डेल्टा MR XY अपॉन में DX लेस देन 0 है तो विद इंक्रीज इन X MRS XY इज डिक्रीजिंग, डिमिनिशिंग, ठीक है। और अगर हमारी X की वैल्यू बढ़ रही है तो हमारा MRS वो क्या हो जाएगा, डिक्रीज करना शुरू हो जाएगा। थ्योरेटिकल पार्ट है, आपको पूरा पूरा क्या रखना है, बस ये याद रखना है कि किस तरीके से इक्वेशन वगैरह इसकी बनाई हुई है, ठीक है। तो चांसेस तो मुश्किल है, क्योंकि चांसेस यहाँ पे ना ज्यादा इसके हैं, ये तो जरूर ध्यान रखना कि अगर आपसे वो पूछ रहा है तो वो परफेक्ट सब्स्टिट्यूट केस में पूछ सकता है, ठीक है, और परफेक्ट कॉम्प्लीमेंटशिप केस में पूछ सकता है, ये मोस्ट इंपोर्टेंट है। हाँ, अगर वो कोब डगलस पूछता है, ठीक है, तो वो मैं आपको जब मैं आपको पीवाई यूज करवाऊंगा ना, तो वहां पे मैं आपको समझा दूंगा कि किस तरीके से उसने इस तरह के क्वेश्चंस जो हैं वो पूछे हुए हैं, या फिर किस तरह से आपको उसका आंसर लिखने हैं और रिप्लाई करने हैं, ठीक है। पहले आप यहाँ तक का उतार लो, अभी कुछ ग्राफ्स बाकी हैं इसका और एक और है हमारे पास, ठीक है, वो हम डिस्कस करेंगे, फिर जो है हमारा क्या हो जाएगा, टॉपिक फिनिश हो जाएगा। पहले यहाँ तक का जिसको जो उतार लो, फिर मैं इसको इरेज करके फिर वो टॉपिक भी समझ लेते हैं। चलो बाकी समझते हैं। हाँ, तो अभी हमने डिस्कस किया था किस चीज को, कोब डगलस को, ठीक है। तो हमने इस चीज को समझ लिया है, इसकी डेरिवेशन मैं अभी नहीं करवा रहा हूँ, ठीक है, क्योंकि डेरिवेशन बिल्कुल आपके ऊपर से चली जाएगी, तो डेरिवेशन अभी बिल्कुल नहीं करवा रहा हूँ, क्योंकि डेरिवेशन में लोग वगैरह भी लेना पड़ेगा। तो अगर किसी बच्चे को डेरिवेशन वगैरह देखनी है इसकी, तो वो, या फिर इसमें कोई भी डाउट रह गया हो इस टॉपिक में, क्योंकि मानता हूँ थोड़ा सा मुश्किल है इसको समझना, कोब डगलस को, ठीक है, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना, ठीक है। मैं इसके ऊपर एक सिंगल वीडियो ले आऊंगा जहां पे हम सिर्फ और सिर्फ इस कोब डगलस को ही डिस्कस कर लेंगे, ठीक है। अब इसके बस ग्राफ देख लो आप लोग, ये ऐसा बनता है कुछ आईसी कर्व, ठीक है, ये अलग अलग आईसी है, आप इसको IC1 मान लो, IC2, IC3, IC4, सेम ऐसे यहाँ पे भी कर सकते हो, ऐसे IC1, IC2, IC3, IC4, IC5, ठीक है, और IC6। अब यहाँ पे एक चीज ध्यान देने वाली क्या है कि अगर आप इसको ध्यान से देखो तो ये फंक्शन ये है इसका यूटिलिटी फंक्शन, u इक्वल्स टू एक्स की पावर 1 अपॉन 2, y की पावर 1 अपॉन 2। यहाँ पे अगर देखोगे तो u इक्वल्स टू एक्स की पावर 1 अपॉन 5, y की पावर 4 अपॉन 5। तो कभी भी एक चीज यहाँ पे ध्यान देना, जब मैंने ये समझाया था आपको कि इसका मेन फंक्शन क्या होता है, ये रहा k इक्वल्स टू एक्स की सी वाई की डी, उसी को हमने यहाँ पे दिखाया है, इसको यहाँ पे क्या बोलते हैं, यूटिलिटी फंक्शन बोलते हैं। इन पे जो आपको ये सम दिखेगा ना, ये इनका हमें सम जो है 1 के बराबर आएगा। जैसे 1/2 अगर आप ऐड करते हो, ऐड करना तो आता है ना आप लोगों को,
कि डिनोमिनेटर सेम है, न्यूमरेटर यूं यूं ऐड कर लो, 1 + 1 2 हो गया, 2/2 1 आंसर आ गया। सेम ऐसे अगर आप 1/5 को ऐड करते हो 4/5 में, डिनोमिनेटर सेम है तो 4 + 1 5, 5/5 क्या आंसर आएगा, 1 आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से अगर आप यहाँ पे भी देखो x की पावर a, y की पावर 1 - a, दोनों को ऐड करोगे तो a से a क्या हो जाएगा, कट जाएगा, 1 आंसर आ जाएगा। तो अब लिखा भी है मैंने, अब मोनोटोनिक ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ ए कोब डबल यूटिलिटी फंक्शन will be Cobb-Douglas function whose exponents add up to unity, जिसके एक्सपोनेंट का जो सम है वो किसके बराबर आएगा, 1 के बराबर आता हो। तो ये होता है हमारा कोब-डगलस का कंप्लीट कंसेप्ट, है ना। नाम भी अजीब सा इसका, ठीक है, और वैसे ही कंसेप्ट भी अजीब सा है। अब आगे समझते हैं लास्ट चीज को, ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्वासी लीनियर। तो बस ये खत्म होता ही लास्ट टॉपिक है, चैप्टर हमारे क्या हो जाएगा, ये वाला फिनिश हो जाएगा। अब क्वासी लीनियर क्या होता है कि हम लोग कहते हैं कि जो हो सकता है कि क्वासी का मतलब क्या होता है, जो पूरी तरीके से लीनियर भी नहीं है और पूरे तरीके से नॉन लीनियर भी नहीं है। तो इट इज अ फंक्शन विच इज लीनियर इन वन कोमोडिटी, जो एक कोमोडिटी के लिए तो लीनियर है, फॉर एग्जांपल y मान लो, लेट y, एंड नॉन लीनियर इन अदर x, और नॉन लीनियर है किसके लिए, x के लिए। दैट रीजन इट इज कॉल्ड क्वासी लीनियर। इसके वजह से क्या बोलते हैं, क्वासी लीनियर बोल के चलते हैं। तो u x y इक्वल्स टू fx प्लस में y। अब अगर हम यहाँ पे f डेरिवेटिव x देखते हो तो ये क्या होगा, ग्रेटर देन 0, f डबल डेरिवेटिव x क्या होगा, लेस देन 0। अब यहाँ पे देखो जो MRS XY है वो क्या होता है, रेशियो किसका, मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ x और अपॉन मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ y। इसको तो मैंने समझाया भी था, इसको तो समझने की कोई बात ही नहीं है। अभी भी जब मैंने आपको रिलेशनशिप समझाई थी कि MRS में और MU में क्या रिलेशन होता है, वहां पे हमने डिस्कस किया था कि जो MRS होता है ना, यानी कि जो मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन है, वो रेशियो होता है अलग अलग मार्जिनल यूटिलिटी का, यानी कि डिफरेंट कोमोडिटी के मार्जिनल यूटिलिटी का। अब अगर यहाँ पे आप देखो तो MRS XY क्या होता है, f डेरिवेटिव x, तो ये इसके बराबर होता है। नोट दैट, और यहां से कोई बात समझने वाली है जी, नहीं कोई बात तो समझने वाली नहीं है। और अगर आप इसको समझते हो समझ लो, f डेरिवेटिव x ग्रेटर देन 0 है, इस बात का दो मतलब है। पहला मतलब क्या है कि फंक्शन इंक्रीजिंग है, ठीक है, f डेरिवेटिव x ग्रेटर देन 0 का मतलब क्या है कि फंक्शन इंक्रीजिंग के लिए हम इसको दिखाते हैं। और अगर f डबल डेरिवेटिव x जो हमारा लेस देन 0 है, इस बात का मतलब ये भी होता है कि जो फंक्शन है वो क्या है, मैक्सिमा है x के पॉइंट पे, ठीक है। क्योंकि जब भी डबल डेरिवेटिव नेगेटिव आता है तो हम फंक्शन को क्या बोलते हैं, मैक्सिमम है, उस पॉइंट पे मैक्सिमा बोलते हैं। और अगर ग्रेटर देन 0 आया यानी कि पॉजिटिव आया तो मिनिमा बोलते हैं, ठीक है। तो वो सब आपको इतना ध्यान देने वाली बात नहीं है, बस ये चीज समझ लेना, ये याद रखनी है। हाँ, जिन बच्चों ने मैथ्स पढ़ रखी है, डेरिवेटिव्स पढ़ रखा है, एप्लीकेशन डेरिवेटिव पढ़ रखा है, उनको ये चीज समझ में यहाँ पे आ गई होगी क्या बात यहाँ पे लिखी हुई है। नोट हियर दैट MRS XY ओनली डिपेंड्स अपॉन x एंड नॉट ऑन y। अब एक चीज और ध्यान देना, जो MRS XY है यहाँ पे, यानी कि जो मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन है x और y का, वो सिर्फ यहाँ पे एक चीज पे डिपेंड कर रहा है, वो किस पे, x पे डिपेंड कर रहा है, नॉट ऑन y पे डिपेंड नहीं कर रहा। तो ICs आर पैरेलल शिफ्ट ऑफ ईच अदर। तो जो ICs होते हैं यहाँ पे क्या होते हैं, पैरेलल शिफ्ट होते हैं, क्योंकि यहाँ पे सिर्फ जो हमारा MRS डिपेंड एक चीज पे कर रहा है, ठीक है, x पे और y पे डिपेंड नहीं कर रहा। तो यहीं पे देखो IC1 उसके जस्ट पैरेलल IC2, जस्ट पैरेलल IC3, ठीक है। तो बस ये हमारा क्या बन गया, उसका एक ग्राफ क्वासी लीनियर फंक्शन का। तो उम्मीद है आपको हर एक तरह के यूटिलिटी फंक्शन समझ में आ गए हैं। फिर भी किसी में भी डाउट रह गया और किसी में भी कोई भी क्वेरी रह गई, आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना, ठीक है। मैं उस क्वेरी को सॉल्व करने की पूरी कोशिश करूंगा। समझता हूं ये वाली वीडियो थोड़ी सी आप लोगों के लिए मुश्किल होगी समझना, कोई दिक्कत नहीं है, आप मुझे कमेंट कर देना जिस भी टॉपिक में, जिस भी यूटिलिटी फंक्शन में कोई दिक्कत आई है, ठीक है। जब PY यूज करवाऊंगा तो या तो उसका क्वेश्चन करवा दूंगा या उस पर्टिकुलर यूटिलिटी फंक्शन के ऊपर एक वीडियो बना दूंगा, ठीक है। तो मिलेंगे अगली वीडियो के अंदर। और ये तो भाई बहुत ही मनहूस यूटिलिटी फंक्शन है, थोड़ा ध्यान से देख लेना इसे, ठीक है। और फिर भी डाउट रहे तो मेरे को बता देना, मैं इसके ऊपर एक सिंगल वीडियो ले आऊंगा जहां पे हम सिर्फ और सिर्फ इसकी कंप्लीट डेरिवेशन, एक्सप्लेनेशन सबको अच्छे से डिस्कस कर लेंगे, ठीक है। और चैनल का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है। और जो बच्चे कॉलेज अड्डा पे इस वीडियो को देख रहे हो तो प्लीज जाके एक अड्डा को भी सब्सक्राइब कर देना, ठीक है, ताकि वो चैनल भी थोड़ा सा ग्रो कर जाए। और इस कंप्लीट सीरीज के नोट्स भी ऑलरेडी प्रिपेयर हो चुके हैं, जो बच्चों को नोट्स चाहिए वो इस नंबर पे जाके नोट्स मिल सकते हैं, ठीक है। और अगर भाई वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, ठीक है। और उन बच्चों को शेयर भी कर देना जिन बच्चों का एग्जाम होने वाला हो सेम सब्जेक्ट का। अब जिसको जो उतारना उतार सकता है, मैं बोर्ड के सामने से।